हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेई और नीट चैनल पे। जी हां, आज नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझने से पहले बेटर होगा कि हम पहले लीनियर मोमेंटम को समझ लें। लीनियर मोमेंटम कुछ सुना सुना सा टर्म है जिसके बारे में हम पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या है लीनियर मोमेंटम, क्या ये सारी बातें हमें पता होगी? पता नहीं, देखते हैं भाई क्या होने वाला है आज के लेक्चर में। बस जो भी होगा वो फायदेमंद होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, तो आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। सो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। एंड नाउ इट्स योर टर्न बेटा। तो मेरी कई हुई बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट बातों में सिर्फ यही बातें इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको हर एक चीज को लिखना जरूर है, यानी कि जो भी मैं यहां पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूं उनको नोट जरूर कीजिए। इसके पश्चात डीपीपी को जरूर सॉल्व कीजिए। बेटा डीपीपी आपको कहां मिलेगी? इसका पीडीएफ आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, डीपीपी को सॉल्व कीजिएगा। और डीपीपी को सॉल्व करते समय अगर कोई समस्या परेशानी अगर तुम लोगों को आ जाती है तो चिंता नहीं करने का, क्योंकि हम लोग बैठे हैं ना भाई, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो भाई कोई भी दिक्कत आए डीपीपी को सॉल्व करते समय आप बस वीडियो सॉल्यूशन को देखो तो उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बिल्कुल बेटा क्वेश्चंस दबा के सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतना बेहतर है। क्वेश्चंस में कभी मक्कारी मत करना, ये मत करना कि सर मैंने 10-15 क्वेश्चन कर लिए काम बन जाएगा कि मेरा नहीं बनेगा। बेटा इससे कुछ नहीं होने वाला है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना फायदा तुम लोगों को मिलेगा। क्वेश्चंस जो भी मटीरियल जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो बेस्ट है बेटा, बस ये ध्यान रखना कि उसके सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने चाहिए। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा हम भी आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहां से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये सब करने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो अब आ जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देखना कि अगर उस साल आप एग्जाम देते, जैसे मान लो 2019 का सवाल आया, तो सोचो कि अगर मैं 2019 में सवाल कर रहा होता तो उस टाइम पे क्या मैं उस क्वेश्चन को कर पाता कि नहीं कर पाता। तो ये थॉट लेके चलना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें तो आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम में ही बैठे हैं। वो एक अच्छा एक थॉट क्लियर करता है आपका कि भाई एग्जाम में अगर आप होते तो आप क्या वो चीज कर पाते कि नहीं कर पाते। सेकेंडली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एनालिसिस मिलता है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा वो आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आने वाले, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना। फिर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन हमें बताता है कि वो चैप्टर कितने वेटेज का है, किस टाइप के सवाल उससे पूछे गए, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लियर कर देगा, ठीक है। तो बेटा यहां तक की कहानी आप लोगों की है, यहां तक की मेहनत आपकी है, जिसमें हम आपके साथ हैं। और इसके बाद आपको जो भी डाउट सॉल्विंग सेशन चाहिए तो उसके लिए भी हमने आस्क योर डाउट करके लिंक बना दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी टेस्ट पेपर्स होंगे, गाइडेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, सब हर एक चीज बेटा, हर एक चीज हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये मत सोचना कि सर ये कैसे होगा, वो हम कराते रहेंगे खुद ब खुद। आप बस इतने से पार्ट पे फोकस करो, अपना 100% दो। हम भी अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दे रहे हैं, और तुम्हारा 100% और मेरा 100% इज इक्वल टू तुम्हारा सिलेक्शन है, जो कि 100% ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, बट इस चीज में कोई मक्कारी नहीं फिर, ठीक है। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पेन और पेपर लेके तैयार हो जाओ जल्दी से। तो भाई मैं पुराने लेक्चर की छोटी मोटी बातें रिकॉल कराता हूं। तो लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, इससे पहले वाले चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, तो मैंने बोला था कि भाई अगर ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डैश 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 mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 m, ठीक है बेटा। तो यहां पे ये वेक्टर फॉर्मेट में हो जाता था। चलो भाई वेक्टर फॉर्मेट अभी नहीं लगाता हूं मैं, बस तुम समझ जाओ कि वेक्टर फॉर्म में ये सारी बातें ना, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, हर एक चीज यहां पे वेक्टर है। साइन नहीं लगा रहा हूं अभी मैं, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा था, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता था विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, समय के साथ अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता था, तो यहां पे बनता था drc/dt, और इसी को हम कहते थे बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या यही आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाती थी? सोचो ना,
क्या इसी को मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बोलता था? अरे बोलते थे। तो सर यही डिफरेंशिएशन यहां पे भी करो, कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल दीजिए, तो m1 dr1 बाय dt, m2 dr2 बाय dt प्लस m3 dr3 बाय dt प्लस डैश 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 mn drn बाय dt। यार कुछ तो याद आ रहा होगा तुम्हें ऐसी कुछ बातें। और अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn। इसको बोलते थे वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, इसको बोलते थे वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, इसको बोलते थे वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल, इसको बोलते थे वेलोसिटी ऑफ द nth पार्टिकल। बहुत शानदार। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। ये सारी पुराने लेक्चर में हम बातें कर चुके थे। mn vn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तुम भी सोच रहे होंगे सर ये बार बार कितना सारा लिख रहे हो आप, लेकिन आज की कहानी इसी से रिलेटेड है मेरे बच्चे। आज की कहानी इसी से रिलेटेड है, इस फॉर्मूले से। तो यार ये तो था फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम बोलते थे कोई भी पार्टिकल साहब मूव करेंगे, एक सिस्टम किसके लिए होता था बेटा? पहली बात तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो हमने बोला किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है, और अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स को बोल दूं कि मूव करो, तो भाई हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेंगे, सो दिस सिस्टम विल अगेन मूव विथ सम पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, इनको अगर मैं बोल दूं कि साहब मूव करो, तो हो सकता है कोई पार्टिकल इधर जाए, कोई पार्टिकल इधर जाए, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको ये जो पूरा सिस्टम है बेटा, ये जो पूरा सिस्टम है ये वाला, हाँ ये पूरा सिस्टम हो सकता है आपको इधर की तरफ जाता हुआ दिखे। अब क्या होगा? अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी v2 v3 v4, लेकिन सिस्टम आपको मूव करता हुआ दिखेगा विद सम वेलोसिटी, जिसको कि क्या आएंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया कहीं पे, सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया यहां पे कहीं पे आ रहा है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब सारे पार्टिकल चलेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिसको कि कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सारी बातें तुम्हें पता है ऑलरेडी। अगर नहीं पता तो लिख लो भाई, है ना? नहीं पता तो इसको लिख लो, क्योंकि कहानी इसके आगे से शुरू करेंगे हम लोग। चलो बेटा, यहां पे इस फॉर्मूले के बाद आपको याद हो लास्ट टाइम पे मैंने बोला था, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। बेटा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे 0 होता है, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे नेट फोर्स की जो मैं बात कर रहा हूं, इट इज एक्चुअली नेट एक्सटर्नल फोर्स। लिख देता हूं मैं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, तो उस केस में क्या होगा बेटा? एफ नेट एक्सटर्नल ये हो गया 0, जिसके कारण एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये हो गया 0। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बेटा कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कहलाएगा बेटा? कांस्टेंट कहलाएगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि इनिशियली अगर सिस्टम हमारा रेस्ट पे था तो फाइनली भी वो सिस्टम रेस्ट पे ही रहेगा। एनीवेज अभी हम बातें इस बात पे भी, लेकिन यहां तक तो कहानी क्लियर है बेटा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 mn। बेटा क्या इसको मैं टोटल मास कहता हूं ऑफ द सिस्टम? क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 को मैं कहता हूं टोटल मास ऑफ द सिस्टम? जी साहब बिल्कुल। क्या मैं इसको डिनोट कर दूं कैपिटल M से? अरे भैया क्या बोल सकता हूं ये कैपिटल M मान लें इसको? मान लीजिए सर, मान लीजिए कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M, तो इसको इधर लेके जाओ तो m इंटू VC शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डैश 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 अप टू mnvn। बेटा अगर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स के मास को जब जोड़ दूं तो मुझे सिस्टम का मास मिलेगा। सिस्टम का मास मैंने मान लिया कैपिटल M होगा, तो इस कैपिटल M को इधर लेके जाऊं तो m इंटू VC शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड कहानी विल गो ऑन डैश डैश डैश। ये क्या देखने को मिला मुझे? ये क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है मेरे बच्चे ये? सर ये होता है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? इट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2, linear momentum of particle number 3rd, linear momentum of particle n नंबर का जो पार्टिकल होगा उसका वो लीनियर मोमेंटम होगा। यानी कि लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट भी किया जा सकता है। तो इस पूरे फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिखूं? क्या P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 लिख दो सर। तो इस फॉर्मूले को कैन बी रिटन एज, इस फॉर्मूले को कैन बी रिटन एज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल्स टू पहले का मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, तीसरे का मोमेंटम, डैश 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 nth पार्टिकल का मोमेंटम। तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। सिस्टम के मोमेंटम को कैसे लिखा जा सकता है बेटा? द समेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उसके मोमेंटम का जो एड ऑन करके मिलेगा वो सिस्टम का मोमेंटम होगा। होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल होगा। और अगर इसी में ये कंडीशन लगा दी जाए, फिर इसी में अगर ये वाली कंडीशंस लग जाएं, फिर क्या कि सर ये तो चलो समझ आ गया मोमेंटम की कहानी, लेकिन अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 तो एफ नेट एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, एसी 0 हो जाएगा, वीसी कांस्टेंट होगा। और बेटा वीसी अगर कांस्टेंट है, वीसी अगर कांस्टेंट है तो क्या सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ, अगर Vc कांस्टेंट है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। और अगर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का जो सम होगा वो भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है तो इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का जो सम होगा वो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। और बेटा यही कहता है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब बचा हुआ रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही आज है, यही तो होता है कंजर्व का।
क्या बोलते हो? कंजर्व करो, कंजर्व। अरे कंजर्व मतलब बचाओ, जैसा पहले था उतना ही आज होना चाहिए, जितना पहले उतना ही आज होना चाहिए। तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन भी तो ये कहता है कि भाई अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो यहां पे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट बोले तो जितना पहले उतना ही बाद में। कंजर्वेशन भी तो कहता है जितना पहले उतना बाद में, और मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में भी होगा, चेंज नहीं होगा इसमें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा, अच्छे से समझ आती होगी बातें, है ना? तो थोड़ा बहुत अभी इसको नोट करो, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। तो एक काम करना, यहां से अगर कुछ लिखना चाहते हो जो पुराने लेक्चर की बातें हैं उसको जल्दी से लिखिए, उसको लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। जल्दी से देख लो क्या क्या है इसमें। हो गया? फिर यहां पे आइए मेरे बच्चे, जल्दी से लिखो इसको भी। डन? तो मैं क्या बोलूं, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, यही हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन भी होता है बेटा। तो देखो यही सारी बातें यहां पे लिखी है, वीसीएम कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? हां, तो यहां पे यही बात लिखी हुई है। चलो देख लो एक बार जल्दी से मेरी लिखी हुई बातों के बाद। यही हमने सब डिस्कस किया था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है, सारी बातें हम जानते हैं अच्छे से। और वीसीएम का फॉर्मूला यही होता है बेटा, है ना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यही था हमारे पास, तुम भी जानते हो। और इसमें क्या बोला था कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है साहब, इट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इसमें मैंने लिखा था इट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम का टोटल मास है। अच्छा, सिस्टम का टोटल मास ऐसे कैसे निकाला सर? खुद सोचो, एक कमरे के अंदर हमने 5 लोगों को इकट्ठा कर दिया, तो इस कमरे में टोटल मास कितना होगा बेटा? बोलो। एक कमरा है, कमरे के अंदर मैंने 5 लोगों को इकट्ठा किया, बोला तुम 5 लोग इस कमरे में आ जाओ, तो बताना जरा इस कमरे का मास कितना हो जाएगा बेटा? कमरे का टोटल मास कितना होगा मेरे बच्चे? बोलो। ये क्या डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा सर। क्या ये एक पूरा कमरा हमारा एक सिस्टम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो रूम है ये हमारे एक सिस्टम की तरह काम करेगा। ये रूम हमारे लिए सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसके अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल्स थे। ये कौन है? लोग नहीं, ये पार्टिकल हैं। हां, तो ऐसे हमारे पास ये कमरा एक सिस्टम हो जाएगा जिसके अंदर ये बहुत सारे लोग पार्टिकल हो जाएंगे। मान लीजिए इसका मास है 50 केजी का, इसका मास है 40 केजी का, इसका मास है 60 केजी का, इसका फिर से 50 केजी का, और इसका फिर से 100 केजी का। यहां पे एक आदमी जो कि 100 किलो का है। ठीक है बेटा, ये 50 किलो का, ये 40 किलो का, ये 60 किलो का, 50 किलो का, ये 100 किलो का। तो बताइए M1 50, M2 40, M3 60, M4 50, M5 100। हाँ जी बच्चे, तो कमरे में टोटल मास कितना होगा? कमरे का टोटल मास कितना हो जाएगा? हाँ, टोटल मास ऑफ द रूम। क्या मैं बोलूं वो इन सबको ऐड करने से हो जाएगा? अच्छा, तुम लोग ये कमरे के वो दीवारों वगैरह का अभी कंसीडर मत करो, एकदम पतला सा कमरा है ना, दीवारें बहुत नेग्लिजिबल है इसकी। तो इस कमरे का जो टोटल मास होगा वो कैसे हो जाएगा बेटा? इन सब के मास को ऐड कर दीजिए सर, सीधी सीधी सी बात है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। कितना हो गया? 100, 200, 300। तो बेटा सिस्टम का मास 300 केजी, सिस्टम का मास 300 केजी, इंडिविजुअल पार्टिकल का मास M1, M2, M3, सिस्टम का मास सबको ऐड कर दिया, तो ये भी तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। सिस्टम का मास, सिस्टम की वेलोसिटी, ओहो, मिलके बनाते हैं सिस्टम का मोमेंटम। तो सिस्टम की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम गिव्स यू momentum of the system. It gives you the momentum of the system. तो सिस्टम की वेलोसिटी जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, टोटल मास ऑफ द सिस्टम को मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बेटा आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छे से।
बढ़िया तरीके से चीजें समझ आ रही होगी कि भाई वो क्यों सिस्टम का मोमेंटम बना। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर नेट फोर्स जीरो करने से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाता है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे मास चेंज होता है क्या? मास तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मोमेंटम यही तो कहता है हमसे क्या, कि जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। तो भैया इसमें इतनी बातें आपको तो समझ आ ही रही होगी क्या चल रहा है कहानी में। बिल्कुल सर, हो गया नोट, बढ़े आगे। चलिए भाई, तो यहां पे वीसीएम कांस्टेंट हो गया, तो अब कहानी तो तुम्हें पता है चल ही गई है लगभग कि भाई साहब वीसीएम ये क्या, सिस्टम की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय सिस्टम का मास गिव्स यू सिस्टम का मोमेंटम। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि हम सिस्टम क्यों बोलते रहते हैं बार बार। पॉइंट सिंपल है कि साहब अगर हमने ऐसा बोला तो क्या होता है कि हम उसको बाउंडेड कर देते हैं कि सिर्फ हम इन्हीं की बात करें। सिस्टम बोलने से मैं उसको बाउंड कर रहा हूं कि भाई मैं इसी की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसके बाहर मैं किसी की बात नहीं करूंगा। जैसे अभी आगे केसेस आएंगे तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि यहां पे सिस्टम में कौन कौन है, तो समझ आता है कि जिसको मैं सिस्टम बोल दूं मतलब मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा, उसके अंदर जो है उन्हीं की बात करूंगा, उसके अलावा किसी की बात नहीं करूंगा। तो अभी यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है मेरे बच्चे, जो पार्टिकल सिस्टम के अंदर थे, जो पार्टिकल कमरे के अंदर हैं, जो आदमी कमरे के अंदर है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। कमरे के बाहर अगर कोई आदमी है तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं होगा फिर। तो जब मैं सिस्टम बोलता हूं तो समझो मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं उन लोगों को कि मैं सिर्फ इन्हीं की चर्चा करने वाला हूं। बाहर इस सिस्टम से बाहर जो है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, इसलिए बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूं, सिस्टम वाला। समझ रहे हो बेटा? तो अगर यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मास तो बेटा खैर कांस्टेंट होता है ये तुम भी जानते हो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मास कांस्टेंट हो गया, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। और यही है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन, यही है हमारे पास कंजर्वेशन। अच्छा कोई तुमसे बोले सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालना है, तो भाई काम करना, सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल के उन सबको क्या कर देना मेरे बच्चे, ऐड कर देना। पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल के उन सबको ऐड कर देना, और अगर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है तो सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा इससे क्या समझ आती है और बातें आपको? इससे हमें एक और बात समझ आती है कि शोज की सिस्टम का मोमेंटम, यहां से क्या समझ आ रहा है, और कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा बेटा वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ये वाली बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो हम बोल रहे थे ना कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो क्या मतलब है? कांस्टेंट होने का मतलब यही है कि जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में भी रहेगी। समझ लो बात को? कांस्टेंट होने का मतलब यही है कि जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में भी रहेगी फिर। गॉट इट? समझ लो बात को? चलिए भाई, तो अभी सवाल करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा बेटा, दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं। चलिए बेटा, तो इसको नोट कीजिए एक बार, फिर सवाल करोगे तो ऑटोमेटिकली थॉट क्लियर हो जाएगा। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो यही बातें मुझे आपको बतानी है। इसके बाद तो अब सारे एप्लीकेशंस है, अलग अलग सिस्टम आएंगे, जैसे बुलेट ब्लॉक सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम, समझो ऐसे अलग अलग केसेस आएंगे, बस उनमें कैसे इनका यूज करना है वो बताऊंगा। बॉम्ब एक्सप्लोजन सब कुछ पढ़ेंगे अभी। आगे जाके एक मेन टॉपिक आएगा कोलिजन करके, जो कि बेस है एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे।
तो वहां पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन होगा। तो कोलिजन पढ़ेंगे, वहां पे भी मोमेंटम का ही कंजर्वेशन होता है। तो वो कैसे होता है वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बट हां मोमेंटम कंजर्वेशन में सिर्फ इतनी सी बातें हैं। इसके बाद आज का लेक्चर और अगले दिन का जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ थ्योरी ही पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी क्वेश्चंस ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से, इसको भी छाप लो जल्दी से, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे जल्दी हम लोग। नोट किया सभी ने? सभी ने नोट किया? बड़े सवाल की ओर। हाँ, सवाल बड़ा सिंपल होगा बेटा। बोला जा रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास होगा 10 ग्राम का। इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ द मास 1 kg with the recoil velocity of gun to be 5 meter per second. Find the muzzle velocity. बेटा क्या होता है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि किसी भी गन में से अगर हम बुलेट को फायर करें, है ना, तो क्या होता है, बुलेट तो आगे जाती है लेकिन गन पीछे आती है। किया होगा कभी एक्सपीरियंस? असली बंदूक नहीं चलाई होगी, खिलौने वाली तो चलाई होगी तुम लोगों ने भी, हैं? मेले में जाते हो, वो सामने टारगेट होता है, बलून्स लगाए होते हैं बहुत सारे, हम क्या करते हो, बंदूक उठाते हैं। तो बेटा जब भी बुलेट फायर करते हो तो गन रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ आती है। तो गन जो रिकॉइल कर रही है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। गन का मास 1 kg, बुलेट का मास 10 ग्राम। बुलेट आगे कितनी स्पीड से जा रही है वो आपको बताना पड़ेगा। बता पाओगे? पहला सवाल है तो मैं बताता हूं यहां पे कैसे करने का, उसके बाद अगले सवाल से तुम लोग कहानी शुरू करना। भैया बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे बनाई एक गन, बेटा यहां पे बनाई बुलेट। जरा गौर फरमाना, ये बन गया क्या? सिस्टम। समझे बात को अब तुम लोग? सिस्टम क्यों बोलता हूं मैं? सिस्टम बोलते ही मैं डिफाइन कर देता हूं कि भाई साहब इस गन और बुलेट, इसके अलावा इसके आस पड़ोस में गन को चलाने वाला कोई आदमी भी तो होगा यहां पे जो गन को चलाएगा। बेटा कोई आदमी भी होगा जो इस गन को चलाएगा, बट मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सिस्टम में कौन कौन है? गन और बुलेट, ठीक है। तो इस सिस्टम में कौन है बेटा? गन और बुलेट। तो मुझे इस आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कौन है, क्या कोई इसको चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो यहां पे सिस्टम कौन हो गया? ये गन और बुलेट। तो अब हम सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। तो हमारे लिए सिस्टम है, इसके आस पड़ोस हो सकता है सर यहां पे कोई टारगेट रखा हो, तो हमें तो उस टारगेट से भी मतलब नहीं है कि किस टारगेट पे बुलेट को फायर कर रहे हो, कौन ये बंदूक को चला रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सबसे, क्योंकि मेरे लिए सिस्टम कौन है? गन और बुलेट, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बुलेट और गन की बात हो रही है। तो बेटा क्या इस सिस्टम पे क्या कोई आया जिसने कि इस बंदूक को पीछे हटाया? नहीं सर, ये बुलेट आगे गई जिसकी वजह से गन पीछे जा रही है। समझो बात को। आदमी ने क्या किया सर? आदमी ने तो सिर्फ ये जो ट्रिगर लगा होता है यहां पे, इस ट्रिगर को प्रेस किया है, उसके बाद बुलेट बाहर खुद से गई, गन पीछे खुद से आई है। आदमी थोड़ी करता है ऐसे गन को पीछे, आदमी को तो झटका लगता है खुद हाथ पे। क्या तुम्हें शौक है ऐसा? क्या किसी आदमी को जबरदस्ती स्टाइल मारना होता है क्या कि बुलेट आगे जाएगी तो हाथ पीछे करेगा जानबूझ के? नहीं, उसको जर्क लगता है वो पीछे की तरफ। तो बुलेट जब आगे जाती है तो गन भी खुद से रिकॉइल होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो गन आगे जा रही है तो गन, सॉरी बुलेट अगर आगे जा रही है तो गन पीछे की तरफ जाएगी। इनका आपसी तालमेल है ये, क्योंकि अंदर एक सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है। अगर आपको याद हो तो अंदर एक स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है, वो इस बुलेट को आगे की तरफ फोर्स लगाता है, तो बदले में बुलेट इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, जिससे गन रिकॉइल होती है वापस। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो ये इनका आपसी मेलजोल है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, बाहर से किसी ने इस बुलेट को बाहर नहीं निकाला जबरदस्ती, आदमी ने सिर्फ ट्रिगर दबाया था और कुछ नहीं किया। बुलेट क्यों आई बाहर? क्योंकि गन के अंदर इस पे फोर्स लगाया गया है बाय द गन। गन ने फोर्स लगाया इस बुलेट पे, जिसकी वजह से बुलेट बाहर आई। बुलेट बाहर आई तो बुलेट ने भी क्या किया? गन पे फोर्स लगाया, तो गन चली गई पीछे की तरफ, रिकॉइल हुई, है ना। तो यहां पे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से फोर्स नहीं कर रहा है इनके ऊपर कि भाई तुम बाहर आओ, तुम पीछे जाओ, नहीं, वो उनका आपसी चल रहा है, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं यहां पे। तो मैंने क्या बोला? सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो बेटा इस केस में क्या बोलूं मैं? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी कांस्टेंट, और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी कांस्टेंट। बेटा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी कांस्टेंट।
तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, पहले क्या रेस्ट पे थे ये दोनों? हाँ सर, पहले बुलेट जो है गन के अंदर थी, रेस्ट पे, गन भी थी रेस्ट पे, लेकिन जैसे फायर किया बुलेट गई बाहर विद सर्टेन वेलोसिटी, मुझे नहीं पता क्या होगी वो वेलोसिटी, v मान लेता हूं, और ये गन रिकॉइल हुई पीछे की तरफ विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो इनिशियली तो ये रेस्ट पे ही थे, इनिशियली ये रेस्ट पे थे, पर जैसे ही बुलेट को फायर किया आपने, जैसे ही आपने बुलेट को फायर किया, ये गन पीछे की तरफ रिकॉइल हुई विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए तो उसके हिसाब से दूसरी डायरेक्शन आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर और सेक, अगर मैंने बोला कि भाई ये वाली साइड मैं पॉजिटिव लेना चाहता हूं और ये वाली साइड में नेगेटिव लेना चाहता हूं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले लीजिए, आपको जो डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है उसको लीजिए, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। फिर जैसे कि बेटा सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देखा मैं सिस्टम बोल रहा हूं बार बार, तो ऐसा नहीं किसी एक का ही मोमेंटम देखोगे, नहीं, दोनों के मोमेंटम को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा एज पर द मोमेंटम कंजर्वेशन। मैंने देखा बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बुलेट बाहर क्यों आई, क्योंकि गन के अंदर यहां स्प्रिंग लगी होती बेटा। एग्जैक्टली मैकेनिज्म तो नहीं बोलूंगा मैं भी, ये होता है, बट समझो बात को, ये इसको पुश करता है जिसकी वजह से बाहर ऐसे स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है अंदर गन के अंदर, ठीक है। अब वो स्प्रिंग सिस्टम कैसा होता है उस पर भी हमने नहीं जाना, बट समझो गन ने बुलेट को फोर्स लगाया बाहर की तरफ, तो बदले में बुलेट भी गन पे फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, तो इनका आपसी फोर्स चल रही है, बाहर से कोई नहीं आया फोर्स लगाने के लिए, इनका आपस में चल रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ये सिस्टम था, तो सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 0, सिस्टम की वेलोसिटी कांस्टेंट, सिस्टम की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो सिस्टम का मोमेंटम भी कांस्टेंट। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, दो पार्टिकल है बुलेट और गन, सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट बोले तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के फाइनल मोमेंटम पे, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के फाइनल मोमेंटम पे। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए अगर हम बढ़े तो बेटा बुलेट का मास मैंने स्मॉल m ले लिया, गन का मास मैंने कैपिटल M ले लिया, तो इनिशियल मोमेंटम तो बेटा 0 है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे होंगे, ये ऑब्वियसली बात है, हर कोई इनिशियली रेस्ट पे ही रहता है, ऐसा तो है नहीं पहले से बुलेट फायर करने शुरू कर दिया था। तो इनिशियली यहां पे बुलेट फायर नहीं हुई थी, गन भी रेस्ट पे, बुलेट भी रेस्ट पे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, जैसे बुलेट फायर हुई तो बुलेट गई विद द वेलोसिटी ऑफ mv, बट साहब माइनस का v लगा लेना क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप ही बोलते हो यहां पे पॉजिटिव लेना है और यहां पे नेगेटिव लेना है। अब देखो भाई ये तुम्हारी इच्छा श्रद्धा के अनुसार होगा, इस पे मैं कुछ नहीं बोलता हूं कि आपको यही डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, यही डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है। मैं साइन कन्वेंशन के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं किया, आप अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार साइन कन्वेंशन ले लीजिए। तो ये वाला नेगेटिव, तो बेटा इसकी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी आती है, पता है ना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भैया वेक्टर होता है मोमेंटम, साइन का ध्यान रखना। तो m इंटू माइनस का v प्लस का कैपिटल M इंटू 5, तो बेटा 0 शुड बी इक्वल टू माइनस का, बेटा इसका मास कितना है बुलेट का, 10 ग्राम्स का, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इंटू इसकी वेलोसिटी निकालनी है, प्लस का गन का मास है 1 kg का और उसकी स्पीड है 5, तो ये इधर 0 से तो 0 मर जाएगा, तो v अपॉन 100 इधर आ जाएगा, तो v अपॉन 100 शुड बी इक्वल टू 5, तो v इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे करना है सवाल सॉल्व, और ये बड़ा हलवा सा सवाल था इसलिए मैंने ही करा दिया, चलो, लेकिन अगला वाला जो टफ क्वेश्चन होगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, हमेशा ऐसे ही तो होता है, इजी वाले आप करा देते हो, है ना, उससे टफ वाले हमसे करवाते हो और उससे भी ज्यादा टफ वाले एग्जाम में दे देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो टफ वाला भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा तुम्हें, बट कोई बात नहीं, अभी तो इसको नोट करो, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़े आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहता है बेटा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गाड़ी। एक गाड़ी थी बढ़िया शानदार मस्त चल रही थी सर, v स्पीड से ऊपर से पत्थर को ड्रॉप किया, पत्थर को ड्रॉप किया, तो बेटा ड्रॉप करने से क्या तात्पर्य है, ड्रॉप करने का तात्पर्य है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी पत्थर की, पत्थर का मास स्मॉल m, गाड़ी का मास कैपिटल M, मूव कर रहे v वेलोसिटी से, बाद में पत्थर इस गाड़ी पे ऊपर गिर गया, तो बताइए अब ये कितनी वेलोसिटी से चलेंगी, अब ये कितनी वेलोसिटी से चलेगी ये बताना। तो यहां पे सिस्टम कौन हो जाएगा बेटा, सिस्टम में कौन कौन होगा यहां पे, तो यहां के सिस्टम में होगा स्टोन प्लस कार, है ना, गाड़ी और स्टोन ये दोनों ही क्या है हमारे यहां पे,
सिस्टम है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कौन बैठा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाड़ी को सिस्टम कंसीडर किया है, गाड़ी के अंदर बैठने वाले को नहीं। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर कोई पैसेंजर ही नहीं बैठा, गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी, ऑटोमेटिक वाली गाड़ी है ना, मतलब रेडियो कंट्रोल समझ लो। उसके ऊपर एक पत्थर गिर गया, तो यहां पे सिस्टम में कौन है, कार और स्टोन सिर्फ। क्या इस पत्थर के अलावा गाड़ी के ऊपर किसी और ने भी फोर्स लगाया क्या, कोई बाहर से कुछ हो रहा होगा क्या, कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग यहां पे अभी। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा बेटा, कोई नहीं आया जो गाड़ी को धक्का मार रहा था, गाड़ी खुद चल रही थी बेटा। यहां पे कोई आया क्या, अंकल आए क्या यहां पे धक्का मारने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए हैं? नहीं थे सर, कोई नहीं था, किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया। पत्थर को भी गिराया गया है, ड्रॉप कर दिया, सिर्फ हमने ऐसे छोड़ दिया, खुद ब खुद आ रहा है पत्थर। अब तो यहां पे इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बनेगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। पत्थर ने गाड़ी पे फोर्स लगाया, गाड़ी ने पत्थर पे फोर्स लगाया, इनका आपसी मामला चल रहा है। क्या बाहर से कोई आया क्या, नहीं ऐसा आया सर, बाहर से कोई नहीं होगा, तो फिर हम बोलते हैं कि मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, ऐसे तो फोर्स बहुत सारे होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा इस पे भी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, बिना फ्रिक्शनल फोर्स के गाड़ी कैसे चल सकती है, बट थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, जब तक वो क्वेश्चन में खुद से कुछ नहीं बोलता हम खुद से कुछ नहीं मानेंगे। मैं आपको 10 बार बोल चुका हूं ये बातें, खुद से दिमाग नहीं लगाना जब तक क्वेश्चन में ना बोल दिया जाए। अभी क्वेश्चन में फ्रिक्शन की बात नहीं की तो मैंने भी फ्रिक्शन को नहीं माना, ऐसे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, बिना फ्रिक्शनल फोर्स के गाड़ी कैसे चल सकती है, लेकिन जब क्वेश्चन में बोल नहीं रहा तो मैं क्यों मानूं उसको, फिर समझ लो बात को। तो चीजों को तभी कंसीडर कीजिए जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में बोला नहीं खुद से, सर एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रहा होगा, सर ये भी तो लग रहा होगा, वो भी तो, अरे भाई लग रहे होंगे वो भी, लेकिन अभी हमें कंसीडर ही नहीं करने हैं। अगर वो बोलेगा तो ही हम मानेंगे उसको फिर। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो यहां पे वही कहानी लगेगी, सर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को भी मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं यहां पे। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियली पत्थर रेस्ट पे था तो m इंटू 0, और ये गाड़ी मूव करी थी तो कैपिटल M इंटू वी। फाइनली ये पत्थर और गाड़ी दोनों साथ में चलने लगे तो m प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। इनिशियली क्या हुआ, पत्थर था रेस्ट पे, क्योंकि ड्रॉप कर रहे थे हम लोग इसको, ड्रॉप करते तो इनिशियली वो रेस्ट पे होता है, और गाड़ी चल रही थी v वेलोसिटी से, तो पत्थर को मैंने रेस्ट पे रखा, गाड़ी को मूव कराया। फाइनली पत्थर और ये गाड़ी दोनों साथ में चलने लगे, तो दोनों के लिए मैंने साथ में लिखा है उन चीजों को। क्या ये चीज समझ नहीं आई होगी तुम लोगों को, तो मैं समझा देता हूं, ये ऐसे लिखा है बेटा, समझो बात को। पत्थर भी v डैश वेलोसिटी से जाएगा क्योंकि गाड़ी के ऊपर है, और गाड़ी भी जाएगी v डैश वेलोसिटी से, तो इट कैन बी रिटन एज, तो पार्ट 0 हो जाएगा, m इंटू वी शुड बी इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। तो मुझे v डैश निकालना था, गिवन बाय mv डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। v डैश कितना हो जाएगा, स्मॉल m प्लस, ओ सॉरी mv डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो फाइनली वो इतनी वेलोसिटी से मूव करेगी गाड़ी पे, वो जो गाड़ी होगी फाइनली इतनी वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया नोट सभी का, लीजिए बेटा। बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि किस पे था बेटा, देख लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 बोली है, तो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, अभी वो फट गया, एक्सप्लोड हो गया इनटू 3 पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के मास का रेशियो जो रखा है 2:1:1 का है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्टिकल आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो भैया यहां पे आप डायग्राम से देख सकते हो, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों पार्टिकल सेम मास वाले जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ दिस थर्ड पार्टिकल, ये आपको बताना है। आफ्टर द एक्सप्लोजन क्या हुआ, बिफोर द एक्सप्लोजन बड़ा पार्टिकल था जो कि रेस्ट पे था, आफ्टर द एक्सप्लोजन ये 3 टुकड़ों में बट गया, जिसमें से आइडेंटिकल मास वाले पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल, ये आपको बताना है बेटा। कर पाओगे इसको, ट्राई करो, देखो क्या कर सकते हैं। यहां पे सिस्टम में कौन है, सिस्टम में सर ये मास पार्टिकल और ये पार्टिकल्स हमारे, यही हमारा सिस्टम है सर, यही हमारा सिस्टम है। क्या ये खुद ब खुद एक्सप्लोड हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये खुद ब खुद एक्सप्लोड हुआ है, किसी ने आके इसको ऐसा नहीं कि हथौड़े से तोड़ा होगा, है ना,
खुद ब खुद फटा है सर, हमने कुछ नहीं किया। तो अब क्या है यहां पे, मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है क्या? सोचो जरा। सोचा? तो हमने बोला साहब ये पार्टिकल खुद ब खुद एक्सप्लोड हुआ है, हमने कुछ नहीं किया इसमें। और अगर ये खुद ब खुद एक्सप्लोड हुआ है तो यहां पे सिस्टम में कौन है बेटा? यही पार्टिकल है सिस्टम में, और यही पार्टिकल खुद ब खुद एक्सप्लोड हो गया, और एक्सप्लोड होने के बाद कन्वर्ट हो गया अपने 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये भी तो इसी के टुकड़े हैं, तो इस सिस्टम में ये भी तो आएंगे। अरे ये भी सिस्टम, यही तो बाद में जाके कन्वर्ट हो गया 3 में। तो हमारा सिस्टम बेसिकली पार्टिकल ही रहेगा जो फर्दर इन 3 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर सिस्टम की बात करें, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, therefore initial momentum of the system should be equal to the final momentum of the system. सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियली तो सर वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0, फाइनली वो कन्वर्ट हो गया 3 पार्टिकल्स में इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या इन तीनों पार्टिकल्स का मास का जो सम होगा वो कैपिटल एम के बराबर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बट इनका रेशियो भी तो देखो 2:1:1 में है। तो मैंने बोला इसका मास मान लीजिए 2x हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा x और इसका मास हो जाएगा x। क्या इनका रेशियो 2:1:1 में आ रहा है बेटा? बिल्कुल आ रहा है। तो कैसे करें सर इसको? m डैश प्लस m प्लस m शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M। बोलो, से 2x प्लस x प्लस x शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M। तो कितना हो जाएगा? 4x शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M। तो x का वैल्यू हो जाएगा बेटा कैपिटल M/4। वैसे इसको चाहो तो डायरेक्ट मास के रेशियो में भी सीधा सीधा लिख सकते हो। जैसे कि इसका मास कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका मास हो गया 2m, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा m, तो 4m हो जाएगा। m का वैल्यू हो जाएगा कितना बेटा? बोलो, इसका मास कितना बन जाएगा? 2x की जगह चाहो तो m भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं होगी। लिख दूं क्या? तो ये कितना हो जाएगा? m/2 m/4 m/4 बन जाएगी कहानी। सोचो जरा, अगर इसका मास लिखें तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ m/4, m/2 हो जाएगा, ये m/4 ये m/4। तो x का वैल्यू आ गया। इसी x की वैल्यू को उठा के जब हम इसमें पुट कर दें, ये चीज आप डायरेक्ट मास से भी कर सकते हो। कैसे? कि सर अगर मास का रेशियो 2:1:1 में है तो इसका मास कितना होगा? 2m, इसका मास कितना होगा? m, और इसका मास कितना हो जाएगा? m। यही तो है रेशियो 2:1:1। तो इसका मास 2m, इसका मास m और इसका मास m। बेटा सारे मासेस को जोड़ दो तो कैपिटल M मिल जाएगा। हाँ सर, 2m प्लस m प्लस m शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M। तो 4m शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M। तो स्मॉल m की वैल्यू आएगी कैपिटल M/4, यानी कि इसका मास हो जाएगा कैपिटल M/4, इसका मास भी हो जाएगा कैपिटल M/4, और इसका मास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M/4, यानी कि M/2। तो इसका मास हो गया M/2, इसका मास हो गया M/4, इसका मास भी हो गया M/4। चलिए भाई, कहानी बहुत सॉर्टेड है। तो वेलोसिटी बेटा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन एज वेल। तो बेटा डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, बट यहां पे देखो 2D मोशन हो रहा है, तो साइन के साथ आपको वो भी लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन कौन सा वाला है, आई कैप वाला है या जे कैप वाला है? आई कैप है या जे कैप है, आपको लगाना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं m डैश इंटू वी प्लस m इंटू, बेटा किसी के लिए भी लिख लो v, लेकिन ये प्लस का आई कैप में आएगा, और एक का प्लस mv, और एक आएगा माइनस का जे कैप। समझ रहे हो तुम लोग? ये वाला देखो प्लस का आई कैप, ये वाला देखो माइनस का जे कैप, नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो भैया साइन का ध्यान रखना तुम लोग, ये वाला पॉजिटिव आई कैप, ये वाला नेगेटिव जे कैप। चलिए सॉल्विंग दिस पार्ट, तो 0 शुड बी इक्वल्स टू बेटा यहां पे कैपिटल M/2 इंटू वी डैश, सॉरी वेक्टर फॉर्मेट में आएगा ये, प्लस का कैपिटल M/4 v आई कैप, माइनस का कैपिटल M/4 v जे कैप। इसको बेटा v डैश नाम दे देना साथ में, ताकि कंफ्यूजन ना हो वेलोसिटी में। इसको v डैश नाम दे दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेटा ये माइनस का M/4 इधर आएगा और ये प्लस का M/4 इधर आएगा। सो M/2 इंटू v डैश शुड बी इक्वल्स टू M/4 v जे कैप माइनस M/4 v आई कैप।
बेटे काम करते हैं, m से m को निपटा देते हैं, 2 से ये 2 टाइम्स मर जाएगा, ये 2 टाइम्स मर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो v डैश बनेगा, इट इज गिवन बाय v डैश इक्वल्स टू v बाई 2 j कैप माइनस v बाई 2 i कैप। बेटा अगर कोई आपसे v डैश पूछता इन द वेक्टर फॉर्म तो आप बिल्कुल इस आपको देख के उसको चुप करा देना, लेकिन अगर उसने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में पूछ लिया तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है साहब, हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तैयार हैं, और मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ v बाई 2 का स्क्वायर, v स्क्वायर बाय 4 प्लस v स्क्वायर बाय 4, v बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2, सॉल्विंग दिस पार्ट v अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। सो बेटा v डैश का जो वैल्यू मिला आप लोगों को, इट इज योर v बाय रूट 2, दिस इज द आंसर। अब वो आपकी इच्छा श्रद्धा अनुसार है बेटा, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ये वेक्टर फॉर्मेट होता है, इतना जरूर कहूंगा कि ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आ रहा है v बाई रूट 2, और अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो v बाई 2 j कैप माइनस v बाई 2 i कैप। तो बेटा इसकी डायरेक्शन की अगर बात करूं तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा सर, j और माइनस a, मतलब वो इधर कहीं जाएगा पार्टिकल। डायरेक्शन की बात करूं तो ये वाला पार्टिकल यहां जाने वाला है विद द वेलोसिटी v डैश। अगर ये वाला नीचे जा रहा है v से, ये वाला उधर जा रहा है v से, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ जाएगा, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। समझो ना बात को, एक इधर चल गया v से, एक इधर चला जाएगा v से, तो एक को इधर जाना पड़ेगा v डैश से, तभी यहां पे कंजर्वेशन हो सकता है प्रॉपर्ली, अदरवाइज नहीं हो पाएगा फिर, है ना। समझ रहे हो बात को, मासेस का काम समझ आया। इसका मास बेटा क्योंकि रेशियो पता देखो 2:1:1, मतलब इसका जो भी मास होगा वो 2m, इसका मास m, इसका मास भी m। भाई सारे मासेस को जोड़ दो तो कैपिटल M मिलना चाहिए, सारे मासेस को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे कैपिटल M मिलना चाहिए, तो हमने सारे मासेस को जोड़ा। इसका मास 2m था, इसका m, इसका m, तो 2m प्लस m शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M, 4m शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M एंड स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M बाय 4। और भाई अब यहां से आपको पता है कि इसका मास होगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M बाय 4, यानी कि m बाय 2, इसका मास होगा m बाय 4, इसका मास भी हो जाएगा m बाय 4। यहां तक की कहानी सॉर्टेड है। मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियली भाई साहब वो रेस्ट पे बैठे हुए थे, इनिशियली अगर वो भाई साहब रेस्ट पे बैठे हुए थे तो क्या बोले इसको कि इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम की बात करें, इसका मास m डैश v डैश वेक्टर प्लस mv i कैप, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, mv माइनस j कैप क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। वेक्टर होता है बेटा मोमेंटम, तो मोमेंटम वेक्टर है तो डायरेक्शन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आप लोगों को भी, तो डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। बात आ रही है समझ सभी को, सभी को समझ आ रही है? छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, तो नोट किया सभी ने, ये समझते हो? बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बेटा, बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग विद द वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, नाउ फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इफ इनिशियली बॉय इज एट रेस्ट। बेटा यहां पे ट्रॉली है, आप देख रहे हो कोई वेलोसिटी नहीं है इस ट्रॉली के पास में, यानी कि ट्रॉली रेस्ट पे थी और लड़का भी इनिशियली रेस्ट पे था। तो यहां पे पहली बात तो सिस्टम कौन होगा बेटा, ये बॉय और ये ट्रॉली, सिस्टम के नाम पे कौन है हमारे पास? तो सिस्टम अगर मैं बोलता हूं तो यहां पे बॉय प्लस ट्रॉली, ये हमारा सिस्टम है। तो बॉय प्लस ट्रॉली इज द सिस्टम, और ये लड़का पहले रेस्ट पे था, ट्रॉली भी रेस्ट पे ही थी। अब ये लड़का मूव करने लगा विद द वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, तो फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी। बेटा रिकॉइल मतलब अगर ये लड़का इधर जा रहा होगा तो ट्रॉली इधर जा रही होगी, तो कितनी वेलोसिटी होगी ट्रॉली की, ये आपको बताना है। क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, क्या कोई आया जिसने ट्रॉली को मूव कराया, क्या कोई आया जिसने लड़के को उठा के चलाया? नहीं, खुद से हुआ है। यहां पे जो भी हो रहा है इनके आपस का म्यूचुअल फोर्स है। लड़का आगे जा रहा है तो बदले में ट्रॉली को पीछे की तरफ धकेल रहा होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। भाई तुम आगे बढ़ने के लिए जमीन को पुश करते हो ना पीछे की तरफ, तो इसने भी लड़के ने क्या किया, एक ट्रॉली को पुश किया होगा पीछे की तरफ, तभी तो वो आगे जा पाएगा, अदरवाइज वो कैसे जा सकता है आगे। तो यहां पे जो भी फोर्सेस हैं इनके आपस के म्यूचुअल वाले फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूं कि यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन की बातें लगा सकते हैं। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स
ऑन सिस्टम, therefore initial momentum of the system will be equals to the final momentum of the system. सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इनिशियली तो ट्रॉली भी रेस्ट पे थी और इनिशियली ये लड़का भी रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम की बात करूं, लड़के का मास स्मॉल m है, ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली इज v, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल्स टू v, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कैन बी रिटन एज v प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये बड़े काम की बात पता चली हमें, जिसको तुम आज तक समझ रहे थे कि वो सर है, जिसको तुम आज तक समझ रहे थे वेलोसिटी ऑफ बॉय, वो असल में निकला वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ बॉय की जगह आप लिखेंगे v प्लस वीटी, क्या लिखेंगे v प्लस वीटी। तो यहां लिखता हूं मास ऑफ द बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉय प्लस मास ऑफ द ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, ऐसे लिखूं तो चलेगा। तो 0 इज इक्वल टू बेटा बॉय का मास कितना स्मॉल m, बॉय की वेलोसिटी कितनी v प्लस वीटी, ट्रॉली का मास कैपिटल M, वेलोसिटी vt। सर यहां पे अभी हम एक काम करते हैं, अभी डायरेक्शन को नहीं दिखाते, वो ऑटोमेटिकली कहानी समझ आ जाएगी, देखना। तो 0 इज इक्वल्स टू mv प्लस का mvt प्लस कैपिटल M vt। तो एक काम कीजिए, माइनस का mv शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस का कैपिटल M इनटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली बनेगा माइनस का mv, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बनेगा माइनस का mv डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। एक बात बताओ बेटा, नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? नेगेटिव साइन देखो, ये m इज अ स्केलर क्वांटिटी, बाकी नीचे टोटल मास अगेन स्केलर क्वांटिटी, ये v वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, यानी कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में लड़का जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ट्रॉली उसके अपोजिट डायरेक्शन जाएगी। v क्या था बेटा? v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, और वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली जो है बेटा वो माइनस का v है। समझ रहे बात को? वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली जो है वो माइनस की v के प्रोपोर्शनल, माइनस का v मतलब यानी जो डायरेक्शन v की उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रॉली जाएगी, यानी लड़का अगर इधर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, तो ट्रॉली हमारी इधर जाएगी। तो मैं यही कह रहा था, पहले बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। पहले बनाने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन, आंसर ऑटोमेटिकली। देखो माइनस का साइन डिनोट करता है, डिनोट्स ट्रॉली इज मूविंग in opposite direction, now the trolley is moving in the opposite direction of the boy, तो बॉय जिस डायरेक्शन में जा रहा है ट्रॉली उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? लड़का जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रॉली जा रही है, नेगेटिव का साइन यही दर्शाता है आपको। आई होप बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो इसको छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आएंगे, देखेंगे अगला सवाल हमसे क्या कहता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेगेटिव साइन की मतलब क्या है वो समझते हो ना तुम लोग? चलिए भाई बढ़े आगे। अगला सवाल फिर से ट्रॉली वाला ही है, लेकिन क्या कहता है? बॉय एंड ट्रॉली आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा इनिशियली लड़का और ट्रॉली दोनों साथ साथ चल रहे थे विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। सडनली द बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग, अब क्या हुआ? लड़का भी चलने लगा 4 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली। भावनाओं को समझो इसको। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, ये है बात। इस लाइन का बड़ा अच्छे से मतलब समझना, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी v डैश, ये मुझे फाइंड करनी है। आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली।
तो यहां पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, लेकिन फाइनल वाली। ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है, इट इज विद रेस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली, मतलब ट्रॉली की जो फाइनल वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में नहीं, फाइनल के रेस्पेक्ट में। तो इट इज गिवन बाय VB माइनस का V डैश, क्योंकि ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी V डैश थी तो वहां पुट कर दिया, और यहां पे लिखूंगा 4। तो बेटा VB इज इक्वल टू 4 प्लस का V डैश, ये बॉय की फाइनल वेलोसिटी आ रही बेटा, ये बॉय की फाइनल वेलोसिटी है। बॉय की इनिशियल वेलोसिटी भी 6 मीटर पर सेकेंड थी, वो ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि बॉय जो है ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ था, इसलिए उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, ट्रॉली की भी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली फाइनली मूव करने लगा V डैश से, तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली आपको दे रखा था 4, कितना दे रखा है 4, तो 4 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द बॉय माइनस का V डैश, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय इक्वल्स टू 4 प्लस V डैश। ये जो वेलोसिटी ऑफ द बॉय है ये फाइनल वाली है, क्योंकि इनिशियली तो वो ट्रॉली पे बैठा हुआ था, फाइनली वो मूव करने लगा तो उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली है। बेटा अगेन समझ रहे हो ना तुम लोग, सिस्टम कौन है यहां पे, समझ रहे हो तुम लोग, सिस्टम कौन है यहां पे? तो सिस्टम के नाम पे है बॉय प्लस ट्रॉली। तो क्या इनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स आया, क्या किसी ने बाहर से आके ट्रॉली को धक्का मारा, क्या किसी ने बॉय को आके धक्का मारा बाहर से? नहीं सर, खुद से चल रहे अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार। और अगर ये खुद से अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार चल रहे हैं मेरे बच्चे, तो एक बात बता दो जल्दी से, क्या मैं यहां पे बोल दूं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? क्या मैं ऐसी बातें बोल दूं, सिंस देयर इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, तो सिस्टम पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्या ऐसी बातें बोलना सही रहेगा? दैट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सर लड़का, मास ऑफ द बॉय, मास ऑफ द बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉय इनिशियल वाली, मास ऑफ द ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इनिशियल वाली, इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉय फाइनल वाली, प्लस मास ऑफ द ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली फाइनल वाली। चलिए बेटा, तो आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली निकालना है V डैश, तो निकाल सकते हैं। क्या इनिशियली लड़का और ट्रॉली दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे? लड़के का मास देखो 60 kg का है बेटा, लड़के का मास 60 kg का है, ट्रॉली हमारे पास 40 किलो की है ना? तो यहां पे इक्वेशन को अगले पेज पर सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा हमारे लिए? तो आओ जरा अगले पेज पे, मास ऑफ द बॉय कितना लिखूं, 60 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली 6 हो जाएगा बेटा वो, प्लस ट्रॉली की स्पीड इंटू 6 शुड बी इक्वल टू लड़के की स्पीड 60 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, फाइनल वाली पूछ रहा है वो बेटा। mb प्लस mt कितना हो गया, 60 प्लस 40 100 इंटू 6, ये तो चलो हमारा काम बन गया। फाइनल वाले में मास ऑफ द बॉय 60, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉय 4 प्लस V डैश, 4 प्लस V डैश, प्लस ट्रॉली का फाइनल वेलोसिटी 40 और उसकी वेलोसिटी V डैश। बट इसको सॉल्व किया, 60 प्लस 40 100 मल्टीप्लाई बाय 6 शुड बी इक्वल टू 240 प्लस का 60 V डैश प्लस का 40 V डैश, 600 माइनस का 240 शुड बी इक्वल टू 100 V डैश। कितना बनेगा बेटा ये, 60 माइनस का 24, 6 यहां पे आ जाएगा और 3 यहां पे आएगा। सही बात है क्या ये? अरे सही तो है, तो हो जाएगा 360 शुड बी इक्वल टू 100 V डैश, 0 से 0 छम V डैश कम्स आउट बी 3.6 मीटर पर सेकेंड। क्या यही आंसर बनना है? यही आंसर बन रहा है, देख लो भाई। 60 माइनस का 24 किया तो 36 आ रहा था मेरा, तो बाकी मैं फिर से चेक कर लेता हूं एक बार। 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3। क्या बात है, कितना सही कैलकुलेशन किया है। ठीक है, हाँ जी मेरे बच्चे, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली पहले 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी,
अगर ये लड़का ट्रॉली के ऊपर चलने लग जाए विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली, तो ये ट्रॉली मूव करने लगेगी 3.6 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, बॉय की फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी? 4 + 3.6 कितना होगा? 7.6। मतलब ये लड़का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 7.6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लड़के की फाइनल वेलोसिटी, बेटा देखो ना, 3.6 को उठा के यहां पुट करो, यहां 3.6 लिखा तो 3.6 + 4 7.6। लड़का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है 7.6 मीटर पर सेकेंड से। ट्रॉली मूव कर रही थी विद द स्पीड ऑफ 3.6 मीटर पर सेकेंड, है ना? हाँ, चलिए, बहुत शानदार। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे होंगे चीजों को कि क्या मैं कहना क्या चाहता हूं। जब लड़का इस ट्रॉली पे चलने लगा तो ट्रॉली धीरे होगी। क्यों हुई? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, लड़का जब आगे चल रहा है तो ट्रॉली को रिकॉइल करेगा ना वो। तुम भी तो ऐसे ही करते हो, जब तुम किसी चीज पे चलते हो तो तुम उसको पुश करते हो। जैसे कि फॉर सबसे बड़े एग्जांपल मिलता है, जब तुम नाव से उतरते हो, देखा है कभी? नाव से जब उतरते हो तो नाव थोड़ा पीछे खिसक जाती है। क्यों खिसकती है? क्योंकि उतरते समय तुम नाव पे पैर रखते हो फिर उतरते हो। तो किसी भी चीज पे जब तुम पैर रख के आगे बढ़ते हो तो तुम उस चीज को पीछे की तरफ पुश करते हो। तो ये लड़का भी जब आगे बढ़ेगा तो इस ट्रॉली को पुश करेगा पीछे की तरफ, जिससे कि ट्रॉली की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड से घट के हो जाएगी 3.6 मीटर पर सेकंड। बात समझ रहे हो सभी लोग? छाप लो जल्दी से, नोट करो। कहानी बड़ी सिंपल है मोमेंटम कंजर्वेशन की। ऐसे सवाल आएंगे तुम्हें तो तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। कर लोगे ना? छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छापो। किया नोट? हो गया? हाँ, फाइनल आंसर कौन लिखेगा? ये भी तो लिखो, लिखो जल्दी से। देखो क्या आंसर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर बाद में। जल्दी से नोट करो। किया नोट सभी ने? आओ भाई अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। भाई फ्लोर कहां है? अरे फ्लोर दिखा देता तुमको, फ्लोर दिखा देता तुमको। दिख गया फ्लोर? हाँ सर। हुआ यूं कि ये ब्लॉक था जिसको फ्लोर पे हमने रखा हुआ था। इस ब्लॉक को फ्लोर पे हमने रखा हुआ था। यहां से बुलेट आई, बुलेट इससे टकराई, ब्लॉक चलने लगा और 15 मीटर लगभग यहां पे एक ऐसा सिनेरियो बना लेता हूं जिसमें बुलेट जो है वो ब्लॉक के अंदर है। ठीक है बेटा, यहां पे बुलेट आई, बुलेट ब्लॉक के अंदर गई और अब ये दोनों साथ में चलने लगे। 15 मीटर पे जाके ब्लॉक फिर से रुक गया। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? समझे बात को? बुलेट जिसका मास 10 ग्राम है मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकंड से। ब्लॉक जिसका मास 290 ग्राम है जो इनिशियली रेस्ट पे था। ये जो सिचुएशन मैं बना रहा हूं वो इनिशियल सिचुएशन है बेटा, जो मैं बना रहा हूं इट इज एक्चुअली द इनिशियल सिचुएशन, और ये फाइनल सिचुएशन है जिसमें कि वो 15 मीटर जाके रुक गया। ठीक है, सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर? यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू? बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? सोचना पड़ेगा सर। क्या यहां पे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में कौन है? यहां पे सिस्टम में कौन कौन है? बुलेट प्लस ब्लॉक। तो यहां सिस्टम में कौन कौन है? बुलेट और ब्लॉक है। क्या इनका आपस में चल रहा है जो भी चल रहा है? बिल्कुल सर, ये आपस में ही क्या हो रहा है? बुलेट आ रही है, इसमें जाके फंस जाती है, इसके मोमेंटम का चेंज होता है, मोमेंटम के चेंज की वजह से ब्लॉक को मिलता है इंपल्स। सुना सुना सा लग रहा है सर ये। क्या तुम यही बोलते थे इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम? हाँ सर। तो देखो ना, बुलेट आई 300 मीटर पर सेकंड से, ब्लॉक के अंदर गई और वहीं जाके रुक गई। बुलेट आई, ब्लॉक के अंदर गई और वहीं जाके रुक गई। भाई अगर बुलेट आके ब्लॉक के अंदर जाके रुक गई तो क्या कहें कि साहब ये तो बुलेट रेस्ट पे आ गई। क्या उसके मोमेंटम में चेंज हुआ? जी हां, उसके मोमेंटम में चेंज हुआ। और क्या मोमेंटम चेंज की वजह से इंपल्स आता है? बिल्कुल आता है। वो इंपल्स मिला इस बॉक्स को जिससे वो आगे गया और 15 मीटर जाके वो फिर से रुक गया। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसको रोकने का काम कौन करोगा? देखो भाई, ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो डेफिनेटली सी बात है फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी है कि वो क्या करता है?
रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन ने यहां पे भी रिलेटिव मोशन का अपोज किया एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए भाई ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है इसको। किया ट्राई? सभी ने ट्राई किया? क्या करें साहब? साहब यहां पे अगर हम बात करें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, बोलो अगर मैं बात करूं यहां पे तो व्हाट विल बी द नेट एक्सटर्नल फोर्स? साहब नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो। ऑब्वियस ही बात है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही होगा। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम? तो हमने लिखा सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के फाइनल मोमेंटम पे, और अगर सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर हो गए तो इनिशियली मास ऑफ द बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस, यार इसको कुछ नाम दे दें, इसको एक काम करते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या ही करें फिर हम लोग, तो डब्बे को नाम दे दिया ए, बुलेट को नाम दे दिया बी, तो मास ऑफ बुलेट into speed of bullet plus mass of A into speed of A should be equals to mass of B final speed of B plus mass of A final speed of A। क्या यही है मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी? इससे क्या मिलेगा आपको? यहां वाली इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी V, यहां पे आफ्टर द इंपैक्ट आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या बुलेट उस ब्लॉक के अंदर फंस गई है जाके? हां सर, ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर फंस गई है, और अगर ये बुलेट ब्लॉक के अंदर फंस गई है तो बताओ क्या दोनों साथ में नहीं चलेंगे? ओ अच्छा ऐसा क्या? हां, ये बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर फंस गई है, अब दोनों साथ चलेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक दोनों बराबर होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू v, या चलो मैं दैट विल बी इक्वल्स टू u लिख लूं, इनिशियल वेलोसिटी और यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी? जीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों ही रुक चुके हैं। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u, यहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो भैया फ्रिक्शन लग रहा है, तो रिटार्डेशन का काम कौन करेगा? सर रिटार्डेशन का काम करेगा फ्रिक्शन। रिटार्डेशन का काम कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन को बोलते हो म्यू एम जी, तो लगाओ जरा फॉर्मूला, तो म्यू एम जी माइनस का एम ए, मास से तो मास मर जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू माइनस का ए बाई जी, या फिर ए इक्वल्स टू माइनस का म्यू जी कर दूं, म्यू जी इज इक्वल्स टू माइनस का ए, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू जी। तो चलिए भाई साहब, डिस्टेंस भी पता है, रिटार्डेशन भी पता है, बस पहले तो u निकाल लो। ये u मिल जाए तो काम बन जाए, ये u मिल जाए तो काम बन जाए। ये u कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। इसको उठा के वहां पुट कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। ट्राई करेंगे सभी लोग, देखेंगे क्या आंसर बनता है, फिर हम बताएं तुम्हें कैसे करना है इसको सॉल्व। हाँ भाई, किया ट्राई? भाई सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के यहां से, अरे VA और VB बराबर हैं तो वो U के बराबर हो जाएगा। तो अगर VA और VB बराबर है U के, तो यहां से U की वैल्यू मिलेगी। चलो आओ भाई वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखो मास ऑफ B मैंने बोला 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि यहां पे अपॉन 1000 करोगे, वहां भी अपॉन 1000 करोगे, समझ रहे हो? जैसे कि चलो करके बताता हूं, 1/1000 किलोग्राम में कन्वर्ट किया, बेटा इसकी स्पीड 300 सर। रही बात A की, वो रेस्ट पे था तो उसको मैंने जीरो कर दिया, शुड बी इक्वल्स टू, फिर से भाई B का मास कितना था सर? यहां पे था 10 ग्राम अपॉन 1000, और फिर A का मास कितना? A का मास भी सर 290 अपॉन 1000 इनटू, भाई A और B दोनों बराबर थे, क्या वो U के बराबर थे? हाँ सर, A और B दोनों बराबर थे U के, क्योंकि दोनों साथ चल रहे थे। बेटा दोनों साथ चलेंगे तो दोनों की वेलोसिटी भी तो सेम होगी, तो U लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा था, देखो ना, यहां पे लिखेंगे इसको 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू, बेटा ये कितना हो जाएगा? 290 प्लस 10, 390, ओ सॉरी 290 प्लस 10 300 अपॉन में 1000 इंटू U। अब मैं क्या बोल रहा था, ये सुनो, आपने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया अपॉन 1000 करके, ग्राम को किलोग्राम में किया अपॉन 1000 करके।
अगर आप कहानी को सीधा सीधा ग्राम में भी लिखोगे तो भी चल जाएगी। यहां पे कहानी को सीधा सीधा ग्राम में भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1000 से 1000 तो सीधा निपट जाएगा। 300 से ये 300 मर गया, बचा सिर्फ एक 0, यानी कि u का जो वैल्यू आएगा इट कम्स आउट बी 10 मीटर पर सेकेंड बेटा। मतलब a की वेलोसिटी और b की फाइनल वाली वेलोसिटी सेम है एंड इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना बनेगा? 10 मीटर पर सेकेंड बनेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे VA और VB दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब मैं जानता हूं U हमारे पास है 10, V हमारे पास है 0। यहां पे इधर आफ्टर द इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। ये कहानी बिफोर द इंपैक्ट, ये कहानी आफ्टर द इंपैक्ट। आफ्टर द इंपैक्ट इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर द इंपैक्ट फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस का म्यू जी है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है बेटा 15 का। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस का 2as, क्या यही फॉर्मूला लगने वाला है? v 0 हो जाएगा। u की बात करें तो सर वो 10 है, और a की बात करें तो म्यू जी इंटू बेटा कितना चला? 15 मीटर। कितना चला है वो? 15 मीटर। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस का बेटा कितना हो जाएगा? 15 टू 30 या 300 म्यू। तो 300 म्यू शुड बी इक्वल्स टू 100। ऑब्वियस ही बात है, माइनस वाला इधर आ जाएगा। म्यू का वैल्यू बनेगा 1/3। क्या यही है हमारा आंसर? क्या तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा था बेटा? सो दिस इज द फाइनल वन। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी। तो कहां से लेके कहां तक पिक्चर को लेके जाना है ये बात आप समझिए। आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है कि फ्रिक्शन लग रहा था तो ये हम कर लेते थे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए इनिशियल ये दोनों की जो वेलोसिटी होनी है वो क्या होनी है ये मुझे नहीं पता। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन के पास, और मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए अब मुझे वहां जाना है। तो बेटा मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये, है ना। ये होते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, इसमें कि अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे कि मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा, साथ ही साथ यहां पे अगर आप देखें तो फ्रिक्शन की कहानी भी लग गई। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रिक्शन और साथ में यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में लग रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहां पे हो सकता है एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लग रहे हो, तो उनके लिए तैयार रहिएगा बिल्कुल। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से। किया नोट? हो गया ये भी नोट? चलिए बेटा अब आएंगे इस सवाल पे। सवाल कहता है थ्रू व्हाट हाइट द ब्लॉक राइजेस। बेटा यहां पे आप देख सकते हैं एक बुलेट जिसका मास 20 ग्राम है, मूव करिए विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ये इस ब्लॉक से जिसका मास है 1.98 kg, इस ब्लॉक से टकराती है 30 डिग्री के एंगल पे। ये ब्लॉक एक रस्सी से बंधा हुआ है जिसका लेंथ 1 मीटर है। क्योंकि बुलेट इससे स्ट्राइक करती है तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, आगे तो जाएगा, लेकिन इस रस्सी ने इसको पकड़ के रखा है। इसका मोशन इस तरफ हो रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो कहां लगेगा? इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। टेंशन T फोर्स कहां लग रहा है? मोशन के परपेंडिकुलर, जिसके कारण वो सीधा ना जाके वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। सीधा ना जाके कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो बेटा वो कितनी हाइट ऊपर पहुंचा ये आपको बताना पड़ेगा। कितनी हाइट वो ऊपर पहुंचा है ये आपको बताना पड़ेगा। आपने देख लिया होगा कि बिफोर द इंपैक्ट ये अलग अलग थे, आफ्टर द इंपैक्ट ये दोनों साथ में है। आफ्टर द इंपैक्ट यानी कि ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर जाएगी और इसके अंदर ही रह जाएगी। आप देख सकते हो ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर जाएगी और इस ब्लॉक के अंदर ही रह जाएगी। तो आपको बताना है कि भाई कितनी हाइट तक ये पहुंचती है। तो बिफोर द इंपैक्ट दोनों अलग अलग थे, आफ्टर द इंपैक्ट क्या होगा बेटा? ये कहानी बिफोर इंपैक्ट की है। बिफोर इंपैक्ट बोल लो, कोलिजन बोल लो। कोलिजन इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी अब चैप्टर आएगा तो अच्छा लगेगा, तभी सुने तो। एंड आफ्टर इंपैक्ट क्या होगा बेटा?
आफ्टर द इंपैक्ट ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर रह जाएगी और ये पूरा सिस्टम उठ के ऊपर जाएगा, तो कितनी हाइट तक जा रहा है ये हमें बताना है। आफ्टर द इंपैक्ट, बिना इंपैक्ट से पहले बुलेट अलग थी, ब्लॉक अलग था। इंपैक्ट के बाद बुलेट और ब्लॉक साथ में वो आगे जाने लगे, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी वेलोसिटी क्या थी। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि भाई आफ्टर द इंपैक्ट उनकी वेलोसिटी क्या आ रही है। आफ्टर द इंपैक्ट उनकी वेलोसिटी क्या है, पहली चीज तो ये निकालना है। दूसरी चीज ये निकालना पड़ेगा कि वो कितनी हाइट तक गए फिर, क्योंकि ये रस्सी से बंधे हुए हैं तो आगे तो जा नहीं सकते। जैसे आगे जाएंगे रस्सी ऊपर खींच लेगी, ये ऊपर चले जाएंगे। कितनी हाइट तक गए ये भी आपको बताना है। तो कैसे करें इसको सॉल्व? तो यहां पे पहली बात तो ये बताइए सिस्टम कौन है बेटा। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम के बारे में तो सिस्टम कौन है? आई थिंक बुलेट और ब्लॉक है यहां पे। तो आप देख रहे हो बेटा कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है यहां पे, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद अब सिर्फ हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं डायरेक्टली कि अलग अलग केसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। तो अब यही चलेगी कहानी में, कोई टॉपिक नहीं है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन टॉपिक था, पढ़ा चुका हूं। अब सवाल है, सवालों के माध्यम से आपको बस ये बताया जाएगा कि कैसे अलग अलग सिस्टम में मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पे बुलेट और ब्लॉक का सिस्टम है बेटा। कोई बाहर से आया क्या? किसी ने बुलेट को धक्का मारा क्या बाहर से? भूल जाओ सर, कोई नहीं था। यहां पे डब्बे को किसी ने एक्स्ट्रा धक्का मारा क्या? नहीं सर, कोई फोर्स एक्सटर्नल वाला नहीं रहेगा। बुलेट और ब्लॉक आपसी अंडरस्टैंडिंग है, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स वगैरह लगाते रहेंगे, मरते रहेंगे एक दूसरे से आपस में। तो हमने बोला यहां पे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। Initial momentum of the system will be equals to the final momentum of the system. Initial momentum of the system will be equals to the final momentum of the system. ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो इनिशियली बेटा ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे था, इनिशियली यहां पे कंडीशन इनिशियल वाली है, ये ब्लॉक रेस्ट पे था, ये कंडीशन फाइनल वाली है। फाइनली आप देख रहे हो बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में चल रहे विद द कॉमन स्पीड या कॉमन वेलोसिटी, जो बोलना बोले। इनिशियली बुलेट मूव कर रही थी 200 मीटर पर सेकंड से और ब्लॉक था रेस्ट पे। फाइनली बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में चल रहे थे। बट यहां पे एक और बात जो नोट करने वाली है बेटा कि बुलेट के पास वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड थी, हमें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली चाहिए, बाकियों से हमें क्या। तो बेटा ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो 200 cos 30 डिग्री लिखना पड़ेगा यहां पे। और एक वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी जिसका कोई महत्व नहीं है, अभी इंपैक्ट पे तो कोई महत्व नहीं होगा इसका। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला। हमें यह समझना जरूरी है कि आप यहां पे डीलिंग जब हॉरिजॉन्टल में कर रहे हो बिफोर द इंपैक्ट और आफ्टर द इंपैक्ट में, बेटा इंपैक्ट से पहले हॉरिजॉन्टल वाला ही चाहिए क्योंकि तभी उससे जाके टकराएगा। आफ्टर द इंपैक्ट भी वो हॉरिजॉन्टली ही आगे मूव कर रहा है। तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ही कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि यहां पे चीजें हॉरिजॉन्टली ही होने वाली है। तुम खुद सोचो ना, बुलेट की वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ उसको नीचे लेके आएगा, लेकिन इस बॉक्स से कौन टक्कर करवा सकता है इसकी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। भाई बुलेट को ब्लॉक के पास कौन लेके जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बुलेट को नीचे कौन लाएगा? वर्टिकल वेलोसिटी। पास में ले जाने वाला कौन? हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल को देखो, टकराने के बाद दोनों साथ में जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ही कंसीडर करते हैं। तो यहां पे वही बात आ गई, भाई ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया ए और बुलेट को मैंने नाम दे दिया बी। तो चलिए भाई ब्लॉक को दिया ए, बी को, बुलेट को नाम दिया बी, तो मास ऑफ द बी इंटू वेलोसिटी ऑफ द बी, लेकिन कौन सी वाली? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली, एक्स एक्सिस वाली चाहिए, प्लस मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, ये इनिशियल वाला हो गया बेटा केस, इक्वल टू बाद में क्या होगा बेटा? बी और ए दोनों साथ में चलेंगे लेकिन विद द कॉमन वेलोसिटी जिसको मैंने यू बोल दिया। ठीक है, बुलेट का मास 20 ग्राम बेटा, 20 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 20/1000। बुलेट की वेलोसिटी 200 cos 30 डिग्री। ए वाला रेस्ट पे था भाई, वो
हाँ सबरेस्ट पे था, इक्वल्स टू बेटा बी का मास 20 अपॉन 1000 प्लस का 1.98 इंटू इनकी वेलोसिटी u। तो सॉल्व करने चल गए हम लोग, तो 2 to the 4 और ये 4000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय cos 30 कितना होता है √3/2, यही होता है शायद। cos 30 √3/2 शुड बी इक्वल्स टू बेटा ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 02 प्लस का 1.98। देखा इनका मैच बन गया ना यहां पे। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। 3 0 से 3 0 मर जाएंगे, 2 से 2 टाइम्स ये मर जाएगा, तो ये बनेगा 2√3 शुड बी इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा 1.98 प्लस का 0.02 2u। क्या बात है 1.98 प्लस 0.02 2 बनेगा। तो देखो यार 2 से 2 मर गया और यहां से हमें u का वैल्यू मिलेगा √3 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा ही आ गया। u का वैल्यू √3। u क्या था सर, इंपैक्ट के बाद दोनों साथ में चल रहे विद सम वेलोसिटी जिसको कि √3 कहा गया। आफ्टर द इंपैक्ट दोनों साथ में चलने लगे विद सम वेलोसिटी जिसको u बोला गया और u का वैल्यू मैंने √3 निकाल लिया है। अब ये पूरा सिस्टम बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में चल रहे थे। देखो बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में चल रहे थे, इसलिए दोनों की कॉमन वेलोसिटी। अब दोनों साथ में चल रहे हैं लेकिन रस्सी ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगा रही जिसके कारण ये ऊपर उठेंगे। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में वो कन्वर्ट हो रही है बेटे इसके पोटेंशियल एनर्जी में। पहले तो इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है इसके पोटेंशियल एनर्जी में। क्या यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया जाए? सर कंजर्वेटिव फोर्सेस की बातें हो रही है, बिल्कुल ग्रेविटी वाला फोर्स कंजर्वेटिव होता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सारे काम हो रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स तो होगा ही होगा। और कंजर्वेटिव फोर्सेस होने के कारण बेटा यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हाथ लगा देते इसको। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट, है ना, ये आफ्टर इंपैक्ट की कहानी चलेगी अब यहां पे। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन आफ्टर द इंपैक्ट, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए पता चला तो इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी थी जो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाफ मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू यू स्क्वायर इक्वल्स टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू जी एच। भाई ये तो ये मर जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 should be equals to gh। तो u स्क्वायर should be equals to 2gh। या फिर एक काम करो h equals to लिख दीजिए u स्क्वायर बाई 2g। h is equals to u स्क्वायर बाई 2g। भाई u का वैल्यू √3 निकाला था ना, पुट करो यहां पे। सिंस u is equals to √3 मीटर पर सेकेंड, therefore h इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो h इक्वल्स टू 3/2g। यहां तक लाके भी छोड़ दोगे तो सही बात है, बाकी चाहो तो g का वैल्यू पुट कर देना 10, तो 3/20 बन जाएगी कहानी। 1.5 अपॉन 10 0.15 मीटर। ठीक है, अगर आप g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो h का वैल्यू बनेगा 1.5 अपॉन 10 0.15 मीटर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा, समझ रहे हो बात को? तो पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के हमने आफ्टर द इंपैक्ट वाली इनिशियल वेलोसिटी निकाली, उसके बाद हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वो हाइट निकाल ली। तो भले ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, भाई तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, मैं तो ही होता हूं नहीं बोलने वाला कुछ, और मैं बोलूंगा भी नहीं इसमें, है ना। तो बात तो समझ ही रहे होंगे तुम लोग क्या चल रहा है कहानी में। एक्चुअल में कहानी में असल में चल क्या रहा है, बात तो समझ ही रहे होंगे तुम लोग। तो हमने क्या बोला साहब, बिफोर द इंपैक्ट, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, थोड़ा दिखना चाहिए कि कौन बिफोर द इंपैक्ट है कौन आफ्टर द इंपैक्ट है। बिफोर इंपैक्ट और ये आफ्टर इंपैक्ट की कहानी। इंपैक्ट से पहले दोनों अलग अलग वेलोसिटी वाले थे,
इंपैक्ट के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी वाले हो गए, क्योंकि ये बुलेट ब्लॉक के अंदर जाके फंस गई है ना। इसके लिए स्टेटमेंट लिखा जाएगा बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। तो समझ जाना कि बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर रह गई है। ओके, समझ रहे हो बात को? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ए रेस्ट पे था साहब, रेस्ट पे था, बुलेट आई, इसको टकराई, टकराने के बाद ये चलने लगा, आगे गया तो हाइट पे चला गया, क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ था और वो हाइट हमें निकाली थी। तो मैंने बोला ठीक है साहब, ये तो ठीक है, लेकिन इंपैक्ट के बाद, आफ्टर द इंपैक्ट वो कितनी स्पीड से चला वो भी तो निकाले पहले। तो इस वाले डायग्राम को देख के मेरे मन में एक विचार आया कि भाई ये जो बुलेट है वो असल में ब्लॉक के अंदर रह गई है, ये बुलेट असल में ब्लॉक के अंदर रह गई है, तभी ये समस्या हुई है। अच्छा, ये बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर रह गई थी, तभी ये समस्या हुई है यहां पे असल में। समझ गए सर, समझ गए बात को। तो हमने समझ लिया कि बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर रह गई, यानी कि अब ये बुलेट और ब्लॉक आफ्टर द इंपैक्ट साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। तो लो भाई, दोनों का मास ऐड कीजिए भाई, इसको पहले MBU प्लस MAU करो और कॉमन ले लो, तब भी तो कहानी वही बननी है। तो छाप लो जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। नोट करिए जल्दी से। किया नोट सभी ने? ये सारी बातें समझते हो ना? बढ़े आगे। अगला सवाल क्या कहता है बेटा? द शेल एक्सप्लोड्स इन 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ द मासेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक शेल है बेटा जो कि एक्सप्लोड हो रहा है 2 फ्रेगमेंट्स में, और उनका जो मासेस का रेशियो होगा वो 1:2 का होगा, यानी एक मास छोटा एक मास बड़ा। What is the speed of the heavier fragment at the time of explosion? भाई साहब, फटने से पहले पार्टिकल था हाईएस्ट पॉइंट पे, यही बोला है ना। The shell explodes into the 2 fragments, यानी कि शेल गया यहां पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो 2 हिस्सों में बट गया, और जो 2 हिस्सों में बटा उनका मास का रेशियो 1:2 का, यानी एक का मास अगर m होगा मेरे बच्चे, तो दूसरे का मास 2m होना चाहिए। 1:2 का रेशियो तभी बनेगा अगर एक का मास m है तो दूसरे का मास 2m होना चाहिए। इनिशियली इसका मास मैंने कैपिटल M मान लिया, मान सकता हूं क्या? कैपिटल M मान लो। इसको फेंका गया 100 मीटर पर सेकेंड से, प्रोजेक्टाइल मोशन। एट द हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अब ये डायग्राम देख के पता चलता है, तो ये एक्सप्लोड कहां हो रहा है? इट एक्सप्लोड्स एट हाईएस्ट पॉइंट। ये लिख लेना बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे ये एक्सप्लोड हो रहा है, और एक्सप्लोड हुआ तो एक जो कम मास वाला पार्टिकल था तो वाटर वर्टिकल जाने लग गया 200 मीटर पर सेकंड से, और जो दूसरा वाला पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी v डैश ये आपको निकालनी पड़ेगी बेटा, उसकी वेलोसिटी v डैश आपको निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हैवियर फ्रैगमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन? बेटा एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन मतलब जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन पूछ रहा है वो आपसे, क्योंकि एक्सप्लोजन से पहले तो बड़ा पार्टिकल था, है ना। तो एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन मतलब जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन बोल रहा है वो, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि एक्सप्लोजन से पहले तो वो ये वाला मास पार्टिकल था, 2 टुकड़ों में तभी बटेगा ना जब एक्सप्लोजन हो चुका होगा। तो जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन क्या होगा ये आपको बताना है, बता पाओगे? चलो भाई, एक बार प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट लगाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाओ। साहब इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है क्या? है क्या इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है? सोचो जरा। सर यहां पे ये पार्टिकल खुद ब खुद फटा है, हमने कुछ नहीं किया इसमें, ना किसी और ने कुछ किया है। तो पार्टिकल एक्सप्लोड होता है बाय बिकॉज ऑफ इट्स ओन रीजंस, है ना, उसकी खुद की मर्जी थी, बेचारा परेशान हो गया होगा, है ना, डिप्रेशन में चला गया होगा इसलिए फट गया फिर। चलो कोई मजाक नहीं उड़ाते ऐसे यार इसको। तो भाई ये पार्टिकल यहां पे गया, खुद ब खुद फट गया, हमने कुछ नहीं किया, खुद ही फट के खुद ही 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो रहा है, यानी कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था इसके ऊपर। तो यहां पे सिस्टम में कौन होगा? ये शेल। यहां पे सिस्टम कौन होगा बेटा? शेल एंड इट्स पार्टिकल। सिस्टम कौन है यहां पे? शेल और फ्रेगमेंट्स। वो खुद से फटे, हमने कुछ नहीं किया, फ्रेगमेंट में खुद ही कन्वर्ट हुआ है, वो टुकड़ों में उसके खुद ही कन्वर्ट हुए वो। ठीक है, तो सिस्टम में तो शेल है बेटा, शेल पे तो कोई फोर्स लगा नहीं बाहर से, अरे वो हॉरिजॉन्टल जा रहा था एट द हाईएस्ट पॉइंट की बात तभी तो कर रहा हूं मैं। हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी तो लगता है, लेकिन क्या वो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को देता है? कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबल है वो? नहीं है ना। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एट
हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ शेल। बेटा शेल की वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी? एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द शेल इज गिवन बाय सर ये लिखा हमने 100 कॉस लिखूं या साइन लिखूं? सर कॉस लिखो और साथ में 60 डिग्री। अरे भैया ये बात समझ जाओ, वर्टिकल से 30 है तो हॉरिजॉन्टल से 60 होगा ना। अरे यार वर्टिकल से 30 हॉरिजॉन्टल से 60, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में 90 डिग्री की एंगल होती है। cos 60 1/2 होता है सर, तो u का जो वैल्यू बनेगा वो 100 इंटू 1/2, u का वैल्यू बनेगा 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ शेल बिफोर एक्सप्लोजन। शेल बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से पूर्व है ना, एक्सप्लोजन से पूर्व जो वेलोसिटी थी शेल की वो है 50 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द एक्सप्लोजन क्या हुआ? वो दो टुकड़ों में बढ़ गया, एक छोटा m और एक बड़ा छोटा 2m, है ना। बेटा इन दोनों के मास को ऐड कर दिया जाए तो क्या मुझे कैपिटल M मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। तो यहां पे 3m विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M और m की वैल्यू होगी बेटा कैपिटल M/3, यानी कि छोटा वाला जो पार्टिकल है उसका मास होगा m/3 और इसका मास होगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ m/3। तो इनको नामकरण कर दे, इसको बोलते पार्टिकल A, इसको बोलते पार्टिकल B। तो A का मास m, B का मास 2m, m का वैल्यू कैपिटल M/3 होता है, तो A का मास कैपिटल M/3, B का मास 2 कैपिटल M/3। चलिए बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं यहां पे हम लोग। तो भाई हॉरिजॉन्टल के टाइम पे वर्टिकल फोर्स का कोई काम नहीं होता है सर। अरे हॉरिजॉन्टल के टाइम पे वर्टिकल का कोई काम नहीं होता, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वर्टिकल में mg है बट उसका कोई योगदान नहीं है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में। तो यहां पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम की बात की जाए, सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम की बात की जाए तो इस शेल का मास कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी 50 शुड बी इक्वल्स टू, बेटा इसका मास m/3, इसके पास वेलोसिटी 200, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर, j कैप लिखना है इसमें। और इधर इसकी वेलोसिटी भी बताओ ना मुझे कितनी होगी? m इंटू 50 i कैप, क्योंकि भैया बोलो ना जरा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब शेल पहुंचेगा तो उसके पास स्पीड होगी इधर की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड। जो शेल हमारा है ये वाला m मास का, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो भी कौन सी डायरेक्शन में? x एक्सिस में। बेटा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y में लगाते हो j कैप, x में लगाते हो i कैप। कहानी तो पता ही है तुम लोगों को, है ना। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मोमेंटम वेक्टर है तो भाई डायरेक्शन तो मैटर करता है फिर। तो शेल का इनिशियली मोमेंटम की बात करें तो m इंटू v, शेल का इनिशियल मोमेंटम m इंटू v, फिर वो फट गया, जैसे वो यहां पे आया उसके पास वेलोसिटी आई 50 मीटर पर सेकेंड, वो भी x डायरेक्शन में। उसके बाद वो एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड होके नाउ इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 टुकड़ों में बटा, जिसमें से एक टुकड़ा ऊपर गया 200 मीटर पर सेकेंड से, तो दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी पता नहीं। ऊपर जो गया उसके लिए मैंने लिखा 200 j कैप, यहां पे लिखा 250 i कैप, प्लस का बेटा सेकंड वाले का मास 2m/3 और इसकी वेलोसिटी v डैश, ये भी वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे। इसका मास b का मास 2m/3 v डैश। चलेगा बात? सर सारे m से m मार डालो, सारे m से m मार डालो और कहानी को छोड़ दो। 50 i कैप एलसीएम वगैरह ले आओ, जरा नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको अगले पेज पे करें, आओ जरा। 50 i कैप
50 आई कैप इज इक्वल टू 200 जे कैप बाय 3 प्लस का 2/3, देखो जरा क्या ये लिखा है क्या, 2/3 वी डैश वेक्टर, 2/3 वी डैश वेक्टर। बेटा 3 कैल्शियम लेके इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 150 आई कैप, 3 कैल्शियम लेके अगर इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 150 आई कैप शुड बी इक्वल टू 200 जे कैप प्लस का 2v डैश वेक्टर। भाई 2v डैश वेक्टर को जब हम लिखेंगे तो कैन बी रिटन एज 150 आई कैप माइनस का 200 जे कैप। तो बेटा v डैश कैन बी रिटन एज 150/2 आई कैप minus 200/2 j cap. So v dash vector can be written as 75 I cap minus का 100 j cap. बेटा ये वेक्टर फॉर्मेट में हुआ, बट अगर वो मुझसे बोलते कि साहब मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाएंगे इसका? अगर वो हमसे मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड बताने में हमें आपत्ति हो जाएगी कोई? आहा, बिल्कुल भी नहीं सर। 75 का स्क्वायर और यहां पे प्लस का 100 का स्क्वायर। बताओ जरा 75 का स्क्वायर कितना होता है, करके देख लेते हैं सर कैलकुलेशन। 35, 36, 37 कितना हो जाएगा बेटा? 37, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50, 51, 52। सही बात जा रही है। 7 5 12, 3 2 5 1 6 और ये 5। देख लो एक बार, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 36, 37 हो गया। 7 5 जा 35, सम 49, 50, 51, 52। चलिए भाई 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 और 5 6 2 5 प्लस का 5 6 2 5 प्लस का 1 2 3 4। सही है? हाँ सर। तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 1 2 3 4 5 6 2 ये 5 2 6 5 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5। अब अपनी कैलकुलेशन छुपा दो, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन किसी को नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे किसी को कि हमने कितनी मेहनत करी थी। ठीक है? तो बेटा इसके आगे की कहानी मैं तुम पे छोड़ता हूं। ये v डैश का मैग्नीट्यूड है, ये v डैश का मैग्नीट्यूड है, एंड यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर बनता है। भाई इसका सॉल्व करेंगे यार 15625 का, मेहनत करके देखते हैं। 15625 चलिए भाई 4 4 16 कितना बनेगा भाई? है ना, ये 3 का बना लिया, इसका 2 का पेयर बना लेता है। कितना बनेगा यार ये? 12 12 से कर दें क्या? 12 12, ये भी 12, यहाँ पे 144 लिख लेना और ये हो जाएगा 24। कितना माइनस करें इसमें? 6 में से 4 गया 2, 5 में गया ये और ये 2 5। तो 2 4 लास्ट में 5 आ रहा है, तो कोशिश करते 5 को ही लेके चले। 5 5 25, 5 4 20 22, 5 2 10 11 2। क्या बात है, मजा ही आ गया भाई। अरे 245 इंटू 5 किया तो 245 इंटू 5 किया तो 1225 आ रहा है, जो कि पूरा फैक्टर हो रहा है। मतलब कि अंडर रूट ऑफ 15625 को सॉल्व करने पे आंसर मिलता है 125। मैथ्स में पढ़ा होगा ये वाला तरीका तुमने? अरे रूट निकालने का तरीका पता है ना? हाँ, तो रूट निकालने का तरीका भी हमें पता है और हमने रूट निकाला एंड द आंसर कम्स आउट बी 125। चलिए भाई अब मैं फिर से इसको मिटा देता हूं और फाइनल आंसर 125 है ना, फाइनल आंसर 125। तो v डैश कम्स आउट बी 125 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक और चीज बेटा मुझे बताओ, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा डायग्राम बनेगा? है साहब ये शेल ये ऊपर की तरफ फेंका था, ये ऐसे ऐसे गया। जब वो शेल यहां पे पहुंचा और जब उसके पास स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये शेल एक्सप्लोड हो गया। और एक्सप्लोड होने के बाद कहानी अब कुछ इस प्रकार से बनी बेटा। एक्सप्लोड होने के बाद कहानी ऐसी बनी। फिर एक बना छोटा पार्टिकल, एक बना बड़ा पार्टिकल। छोटा पार्टिकल ऊपर चला गया 200 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा पार्टिकल जाएगा 125 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी? आई कैप माइनस जे कैप। बेटा आई कैप माइनस जे कैप मतलब वो इधर जाएगा 125 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको डायरेक्शन कैसे पता चली? तो देखो
ये आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस का जे कैप, ये माइनस का आई कैप। बेटा इसकी बात करूं मैं, क्योंकि इसका मास तो m/3 था और इसका मास था 2m/3, याद है कुछ, और इसका मास कितना था m। ये सारी कहानी हाईएस्ट पॉइंट पे चल रही है, सारी कहानी कहां चल रही है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट चल रही है। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा फास्ट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ही सारी कहानी चल रही है। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग एक बार बेटा। उसमें देखो तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। तो बेटा आई कैप माइनस जे कैप कहां होता है, यहां पे आई कैप माइनस जे कैप इधर होता है ना, तो यहां पे आएगा आपके पास v डैश 125। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी बनेगी, इस प्रकार से कहानी बनेगी। तो समझ रहे हो बात को, ये हो गया बिफोर एक्सप्लोजन, और यहां पे कहानी हो जाएगी आफ्टर एक्सप्लोजन। समझ रहे हैं आप बात को। तो हाईएस्ट पॉइंट पे चला सब कुछ, लेकिन वो कहानी बिफोर एक्सप्लोजन की थी, आफ्टर द एक्सप्लोजन की कहानी बन गई। फिर तो मेरे बच्चे इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, ये सारी बातें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर आएंगे। छापो जल्दी से। हो गया, किया नोट सभी ने, ये भी हो गया, ये भी। चलिए भाई, इसी प्रकार का एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पार्टिकल ब्रेक इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस बार ये पार्टिकल 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुआ है बेटा। ठीक है, पार्टिकल ब्रेक हुआ है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है सर, और कहां पे हुआ है, 1 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हो गया। One particle stops and the other particle attains the height of 20 मीटर after the breaking of the particle. एक पार्टिकल तो रुक गया, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल था उसने अटेन किया द हाइट ऑफ 20 मीटर आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द पार्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। बेटा कितनी स्पीड से आपने फेंका था ये बताना आपको। आपने वो बड़े वाला जो पार्टिकल था ना, उसको कितनी स्पीड से फेंके ये आपको बताना था। अच्छा ऐसा, तो मैंने मान लिया कि पार्टिकल को हम फेंकते हैं u से। मैंने मान लिया पार्टिकल को हमने फेंका u से। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई v, जो कि मैं अगेन नहीं जानता। पार्टिकल ब्रेक हो जाएगा दो इक्वल मासेस में, एक मास पार्टिकल तो रुक जाएगा, इसको नाम दिया a और दूसरे को नाम दिया b। तो एक तो रेस्ट पे आ जाएगा, दूसरा अटेन करेगा हाइट ऑफ 20 मीटर। अगेन दूसरा हाइट अटेन करता बेटा कितनी, 20 मीटर की आफ्टर द ब्रेकिंग अप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। आपको u बताना है क्या होगा, आपको u बताना है क्या होगा। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सोचा कुछ। देखो भाई मुझे क्या लगता है, क्योंकि अगेन एक्सप्लोजन वाला केस है, एक्सप्लोजन वाला केस है तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगना ही है। सिस्टम कौन है, ये शेल है जो कि फर्दर ब्रेक हो गया। तो यहां पे मैं फिर से वही कर रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कर सकता हूं क्या मैं ऐसी बातें, क्या सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर हो, कर लूं ऐसी बातें, कोई समस्या तो नहीं। इनिशियली इसका मास मैंने बोल दिया m, तो बेटा इसका मास हो जाएगा m/2, इसका मास भी कितना हो जाएगा m/2, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो m का आधा पार्ट ये, आधा पार्ट वो, तो m इंटू ये मैं बिफोर द कोलिजन आफ्टर द सॉरी बिफोर द एक्सप्लोजन एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन की बातें कर रहा हूं सर। बिफोर द एक्सप्लोजन इनिशियल वाला कहलाएगा, आफ्टर द एक्सप्लोजन फाइनल वाला कहलाएगा। तो इनिशियल मतलब बिफोर एक्सप्लोजन, और फाइनल वाला आफ्टर एक्सप्लोजन। तो यहां पे लिखा m इंटू वी शुड बी इक्वल्स टू m/2
बेटा एक तो रुक गया तो उसकी वेलोसिटी 0 प्लस m/2 दूसरे वाले की वेलोसिटी v डैश। एक तो रुक गया बेटा, एक तो रेस्ट पे आ गया तो उसकी वेलोसिटी 0, दूसरे ने 20 मीटर की हाइट अटेन की है तो उसकी वेलोसिटी v डैश कर दी मैंने। तो mv शुड बी इक्वल्स टू mv डैश बाई 2। बेटा कोई भी पार्टिकल हाइट अटेन कर रहा है सिर्फ, यानी कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी उसके पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी ही होने वाली है। तो बी वाले के पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी होगी तभी वो 20 मीटर की हाइट अटेन कर रहा है बेटा। इसने और तो कुछ नहीं बोला ना, अदर पार्ट अटेन्स द हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब दूसरा पार्ट जो है वो ऊपर जा रहे हैं, मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ तभी वो हाइट अटेन कर रहा है बेटा। साथ साथ अगर उसको बताना ही होता तो ये भी बोलता ना कि आगे भी तो बढ़ रहा है साहब, मतलब एक्सप्लोजन हुआ यहां पे t = 1 सेकंड पे एक्सप्लोजन हुआ तो एक पार्टिकल तो रुक गया और दूसरा पार्टिकल ऊपर जाने लगा, तभी उसने 20 मीटर की हाइट अटेन की है। नहीं तो वो बोलता ना कि फर्दर हॉरिजॉन्टल में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, उसने ऐसा तो बोला नहीं। मतलब मैं समझ गया कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ हाइट अटेन कर रहा है। बेटा v डैश को √2gh लिख दूं क्या, बोलो जरा, क्या मैं v डैश को लिखूं √2gh, क्योंकि ऊपर जाएगा, हाइट अटेन करी मतलब ये मैक्सिमम हाइट होगी, यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो सकती है। हाँ सर बिल्कुल, ये हाइट इसने 20 मीटर की अटेन करी है, तो बताओ जरा क्या मैं लिखूं v डैश शुड बी इक्वल टू √2gh। v डैश कैसे लिखूं, v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू v डैश का स्क्वायर माइनस का 2gh, तो v डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो यहां से v डैश आता है √2gh। h 20 है तो v डैश इक्वल टू √2 इंटू, बेटा g का जगह 20 और h की जगह भी 20, तो v डैश कम्स आउट बी 20 मीटर पर सेकेंड। बोल दूं क्या v डैश 20 आ रहा है, बोल दो सर, उस v डैश को बाहर लिख दीजिए, तो m से m मर जाएगा एंड v कम्स आउट बी 20/2, बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसी बातें बोलना सही है, सोच लो जरा खुद ही। पहला पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया, पहला पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया और दूसरा पार्टिकल हाइट अटेन कर रहा है, वो भी कितनी 20 मीटर की। मतलब दूसरा पार्टिकल अगर हाइट अटेन कर रहा है तो मैं समझ गया सर कि उसके पास जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होने वाली है। अगर वो मैक्सिमम हाइट अटेन करके वापस आएगा तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, पे 20 मीटर, क्वेश्चन में बोला है उसने ऐसा, तो उसके पास वेलोसिटी v डैश कितनी आएगी बेटा √2gh। सॉल्व किया मैंने तो आंसर पता चला मुझे। अच्छा, एक पार्टिकल रुक गया था, दूसरे के पास वेलोसिटी आ रही थी कितनी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो भी वर्टिकल वाली। मैंने यहां पे बात करी इनिशियल्स की, तो इनिशियल वाला मतलब बेटा बिफोर द एक्सप्लोजन, फिर मैंने बोली फाइनल सिस्टम, फाइनल वाली, तो फाइनल बोले तो आफ्टर द एक्सप्लोजन। बिफोर द एक्सप्लोजन पार्टिकल जब यहां पहुंचा होगा तो उसके पास कोई वेलोसिटी v होगी। बिफोर द एक्सप्लोजन जब ये पूरा पार्टिकल यहां पहुंचा होगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी v होगी, तो वो v मैंने निकाला 10 मीटर पर सेकेंड। वो v कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे आओ बेटा, यहां पे आओ, क्या मैं इसकी ऑरिजोंटल सॉरी u निकाल सकता हूं, मुझे v पता है, u निकालना है मेरे लिए कोई बड़ी बात है। आओ जरा देख लेते हैं, मैं इसका डायग्राम दोबारा से रीड्रॉ करता हूं ताकि आपको थॉट और ज्यादा क्लियर हो। तो हमने बोला कि साहब मान लो यहां पे ये पार्टिकल को फेंका हमने, यहां पे जब पार्टिकल को फेंका तो उसके पास स्पीड थी u, पार्टिकल को जाना ऊपर था लेकिन t = 1 पे हो गया x का एक्सप्लोजन, t = 1 पे इसके पास स्पीड थी v, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ दो पार्ट्स में, एक तो रुक गया और दूसरा ऊपर जाने लगा विद द स्पीड ऑफ v डैश, जो v डैश आपने निकाला है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपने बोला कि t = ये सारी कहानी कहां हो रही है बेटा, t = 1 सेकेंड पे हो रही है सारी कहानी, कहां हो रही है, t = 1 सेकेंड पे हो रही है। कितने एंगल पे पार्टिकल को फेंका था आपने, पार्टिकल को सर हमने फेंका था 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये 45 डिग्री की कहानी, पार्टिकल को फेंका t = 1 पे, पार्टिकल एक्सप्लोड हो गया इक्वल पार्ट में, एक पार्टिकल तो रुक गया, दूसरे ने हाइट अटेन की 20 मीटर्स की, तो मैंने उससे उसकी वेलोसिटी निकाल ली, तो पता चला उसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे उसी से हमने v को निकाला क्योंकि ये बिफोर द एक्सप्लोजन था केस, ये केस था बिफोर एक्सप्लोजन का, यानी इनिशियल वाला मोमेंटम, और ये केस था आफ्टर एक्सप्लोजन यानी कि फाइनल वाला मोमेंटम।
ठीक है बेटा, एक केस हो गया बिफोर एक्सप्लोजन का, एक केस हो गया आफ्टर एक्सप्लोजन का। तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम इक्वेट करा, v का वैल्यू भी मुझे मिल गया यहां से। सॉल्विंग के बाद v मुझे मिला 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया। अब आओ जरा फिर से हम अपनी कहानी पे चलते, पुरानी वाली पे। यहां से v मिल चुका है बेटा हम लोगों को 10 मीटर। क्या इस v के दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे मुझे? क्या एक कंपोनेंट यहां आएगा? बिल्कुल साहब। और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा? बिल्कुल सही बोल रहा। v के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहां पे जिसको vx लिखूंगा, एक कंपोनेंट यहां पे जिसको vy लिखूंगा। u के दो कंपोनेंट यहां पे, एक कंपोनेंट ये जिसको ux लिखूंगा, एक कंपोनेंट ये जिसको uy लिखूंगा। बेटा ये कहानी चल रही t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, ये कहानी चल रही t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। बेटा प्रोजेक्टाइल का कहता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा बराबर होगी, तो ux तो हमेशा vx के बराबर होगा। दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल से ही हमें पता चला कि vy को लिखा जा सकता है uy प्लस का ay इंटू टी। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, vy को लिखा जा सकता है बेटा v साइन, और v का ये वाला एंगल नहीं पता ना अपने को कितना होगा, ये वाला एंगल अल्फा मान लेता हूं मैं इसको, तो अल्फा पता नहीं मुझे, तो इसको लिखेंगे v साइन अल्फा इक्वल्स टू u साइन 45 डिग्री माइनस का g। और बेटा कितने टाइम पे बात कर रहे हैं? 1 सेकंड पे बात कर रहे हैं सर। तो v, ये एंगल मान लीजिए अल्फा बन रहा है यहां पे, तो v साइन अल्फा इक्वल्स टू u साइन 45 डिग्री माइनस का g इंटू कितने टाइम पे? 1 सेकंड पे। इसको सॉल्व किया तो बना u cos 45 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू v cos अल्फा। अच्छा एक काम करें क्या, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों का आपस में डिवाइड करने से कुछ बात बन सकती है क्या? v का वैल्यू आपको पता है बेटा, v का वैल्यू आप जानते हो, इट इज योर 10 मीटर पर सेकंड। निकाल के बैठे हो v का वैल्यू ऑलरेडी, v का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के बैठे हो 10 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करें अब सर? मैं बोलता हूं 1/2 कर दीजिए या 2/1 कर दीजिए। तो चलिए भाई 2/1 करने से v साइन अल्फा अपॉन v कॉस अल्फा, v cos अल्फा। अब क्या करें भाई, यही करना पड़ेगा। cos अल्फा तो पता ही नहीं हमने यार, cos अल्फा पता नहीं है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, है ना? क्या करें साहब, या तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो अल्फा एलिमिनेट करना है मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है। मेरा टास्क यही है कि मैं अल्फा को हटा दूं, क्योंकि अल्फा काम का ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा अल्फा का? तो मैंने बोला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए बेटा। ऐसा करने से 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा v का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर अल्फा प्लस v का स्क्वायर साइन का स्क्वायर अल्फा शुड बी इक्वल्स टू बेटा इसका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस यहां पे आइए u स्क्वायर या फिर लिखो u साइन अल्फा माइनस का g का होल स्क्वायर। ये बात सही रहेगी बेटा? u साइन 45 माइनस जी इंटू 1, क्योंकि 1 सेकंड पे बात कर रहे थे तो t की जगह 1 पुट कर दिया, इधर इसका स्क्वायर किया उसका स्क्वायर किया और यहां पे इनको ऐड कर दिया मैंने, तो यहां से बनेगा v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेटा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का g स्क्वायर माइनस का 2ug साइन 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री का स्क्वायर प्लस u साइन 45 डिग्री माइनस का g का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पे तो बन गया v स्क्वायर, ये बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस g स्क्वायर माइनस 2ug साइन 45 डिग्री। सॉल्व किया तो ये हो गया v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर माइनस का 2ug साइन 45 डिग्री। चलिए बेटा v का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू u का स्क्वायर, g का स्क्वायर भी हो जाएगा 100 माइनस का 2u g की जगह 10 साइन 45 डिग्री 1/√2। 100 से 100 मर जाएगा भाई, g का वैल्यू 10 ले लूं मैं, तो यहां पे u स्क्वायर होगा 2u इंटू 10 डिवाइड बाय √2। भाई u से u को मार दीजिए तो u का वैल्यू मिल जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं वैसे तो u का वैल्यू और भी हो सकता है कुछ, क्या u को कॉमन निकाल दीजिए,
है ना, तो एक बार u 0 हो जाएगा तो कोई मतलब का है नहीं, तो हमारे पास u की वैल्यू बनेगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्या यही मांगा था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? क्या यही बोला था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन? साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसने फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोला था, तो हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ही निकाला 10√2 मीटर पर सेकेंड। 10√2 मीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा, तो बात समझ आ रही होगी अब आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क हमने क्या किया, हमने वो वेलोसिटी निकाली जो कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल के पास हो सकती थी। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी v थी, v का वैल्यू मैंने 10 निकाला। कैसे निकाला सर? उसके लिए मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। ये कहानी बिफोर द एक्सप्लोजन, ये कहानी आफ्टर द एक्सप्लोजन। आफ्टर द एक्सप्लोजन एक पार्टिकल जिसको नाम a दिया था वो तो रुक गया और b वाला मूव करने लगा ऊपर की तरफ। ये आपको कैसे पता चला ऊपर की तरफ जाने लगा? क्योंकि उसमें बोला है इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ये भी तो बोल सकता था कि भाई वो आगे जा रहा है जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता बेटा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट तो अटेन करेगा लेकिन साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा उसके पास। और अगर वो सिर्फ हाइट बोलता और मैं ये सोचता कि सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी का क्या करते फिर हम लोग? तो हमने बोला कि ठीक है, उसने हाइट के लिए बोला है, दैट मींस मैं समझ रहा हूं यहां से कि वो सिर्फ क्या कर रहा है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो सकती है। और ये वेलोसिटी मैंने निकाली है फ्रॉम दिस फॉर्मूला बेटा, √2gh, क्योंकि ऊपर जाएगा, हाइट अटेन करेगा 20 की, तो भाई एट द मैक्सिमम हाइट क्या होगा बेटा, वो रुक जाएगा। फिर रुक जाएगा मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो यहां से v' निकाल सकते हो √2gh। समझ रहे हो बेटा बात को? तो v' की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड बोलते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें तो v का वैल्यू आएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। और उसी से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे जाके पता चला कि भाई ये v इसके कंपोनेंट की है vx, vy, ये u इसका कंपोनेंट ux और uy। तुम्हें भी पता है प्रोजेक्टाइल की कहानी क्या लगती है। प्रोजेक्टाइल कहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है तो भाई इक्वेशन लगा लो। तो इक्वेशन लगाई वर्टिकल में, इक्वेट किया हॉरिजॉन्टल में, दो इक्वेशंस मिली, स्क्वायर करके ऐड करने से वी गॉट द वैल्यू ऑफ u 10√2 मीटर पर सेकंड। समझते हो बात को सभी लोग? तो इसको छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने? नोट किया? सभी ने नोट किया? ये भी बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, यहां पे होता है हमारा आज का ये सेशन समाप्त, और उम्मीद करता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन की बातें आपको समझ आ रही होंगी। मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कैसे करना है ये आपको पता चल रहा होगा। सिर्फ ये नहीं कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज, कोई और कॉन्सेप्ट में जाके वो मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यूज करवा सकता है आपसे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है जहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें उस चीज के लिए अवेयर रहना है, हमें देखना पड़ेगा सिस्टम कौन है, सिस्टम के बाद हमें यह जरूर देखना पड़ेगा क्या उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये जो चीजें हैं वहां पे कोई बाहरी फोर्स नहीं है जिसकी वजह से मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहां पे भी अभी हम यही बोलते हैं कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो फिर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर भी तुम्हें लगता है भाई समस्या आ रही है, सब वीडियो दोबारा देखना है, तो उसके लिए एक काम करो, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ www.magnetbrains.com। वहां पे जाके आप IIT JEE में जाना तो मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। अभी तक जो जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए सबके लेक्चर्स वहां पे प्रॉपर सीक्वेंस में अलोंग विद द DPPs एंड देयर सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। और ये सारे वीडियोस आप फ्री में देख सकते हो बेटा। तो वेबसाइट पे जब भी मैं बोलता हूं आने के लिए, इट डजंट मीन कि वहां पे आके आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा या कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। इट विल बी फ्री फॉर यू गाइज, और ये फ्री ही रहेगा। भले आप उस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, खुद देखो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ यार, सबके लिए फ्री है वहां पे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो अगर वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे। तो ये सारे कोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे ओनली एट द मैग्नेट ब्रेन्स। तो आगे उनको बोल दीजिएगा कि भाई साहब आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो लाल बटन है उसको दबा दो अभी के अभी, उसके बगल में जो घंटा है बजा दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। बाकी अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, जो कि तुम करते भी हो, पर कर देना ध्यान से, ठीक है। और अगले सेशन में फिर से मैं मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा,
सेकंड पार्ट हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन का, वो जहां पे कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे और उसके बाद फाइनली शुरू करेंगे कोलिजन को, जो कि एक मेजर एप्लीकेशन होगा यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।